हेलो गाइस। आज के इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे वेज और नॉन वेज, इनमें से कौन बेहतर है। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये लेक्चर इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि आपको इसमें सारे डाइवर्सिटी कवर हो जाएंगे। इतना वाइड वैरायटी, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, इतना वाइड वैरायटी आपको यूट्यूब पे कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं, हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे जो पृथ्वी पर जो मानव सभ्यता का जो उदय हुआ है, उसमें क्या हमें पहले से हमारी प्रकृति जो है वो क्या वेज की है, यानी कि हम क्या शाकाहार के लिए बने हैं, या फिर हमारा जो जीवन है वो मांसाहार के लिए बना है। इसको हम पूरे डिटेल में आज हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इनके बारे में। जो हमारे मांसाहार हैं, वैसे देखिए जो जीव होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, एक तो होते हैं हमारे मांसाहार जीव, मांसाहारी। एक होते हैं हमारे शाकाहारी, शाकाहारी। एक जो हमारे होते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी उन जीवों को कहा जाता है जो कि दोनों पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि वो मांस भी खाते हैं और वो शाक भी खाते हैं। ठीक है, इन दोनों पर डिपेंड रहेंगे तो उनको कहेंगे सर्वाहारी। ये हमारा हो गया कार्निवोरस, इसको हम कहते हैं हार्बिवोरस। और ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं ओमनिवोरस। ठीक है, ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो क्या प्रकृति में इस तीन कैटेगरी को अपने अंदर समाहित किया है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या मानव सभ्यता जो है वो मांसाहार को प्रोत्साहन दे रही है या शाकाहार को। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं जो मांसाहार है। पहले मानव की हम प्रकृति को समझ लेते हैं कि मानव जो है उनका विकास कैसे हुआ। तो देखिए जो मानव आए थे, मैं आपको बता दूं, जो मानव का विकास है, वैसे तो मानव जो है 5 लाख साल, 5 लाख वर्ष पूर्व इनका विकास, या इनके जो स्टार्टिंग में इनके जन्म का जो सिद्धांत है, ठीक है, यहाँ से इनका स्टार्टिंग हुआ है 5 लाख वर्ष पहले से। जो मानव की उत्पत्ति हुई वो माना जाता है कि 5 लाख वर्ष पूर्व से हुई। लेकिन जो सभ्यता का विकास हुआ हमारे यहाँ, सभ्यता का विकास आप समझ कर चलिए कि 10,000 वर्ष पूर्व से ही स्टार्ट हुआ है। 10,000 वर्ष पूर्व से। ठीक है, तो जो मानव की सभ्यता है वो तो 10,000 वर्ष पूर्व से ही आ रही है। लेकिन जो मानव का विकास है, मानव की जो उत्पत्ति हुई वो 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो क्या हम समझे कि 5 लाख वर्ष पूर्व से अगर हम 10,000 माइनस कर रहे हैं तो हमारा 4,90,000 वर्ष बच रहा है। तो क्या हम ये समझे कि 4,90,000 वर्ष मनुष्य कुछ खाया ही नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सभ्यता का जब विकास हुआ तभी मानव ने कृषि की उत्पत्ति की, यानी कि आप समझ सकते हैं जो कृषि का विकास हुआ है वो आपका 10,000 वर्ष पूर्व ही हुआ है। यानी कि मानव को जो खेती करना, उत्पादन करना, इनके बारे में जो पता चला वो 10,000 वर्ष पूर्व ही चला। लेकिन 4,90,000 वर्ष पूर्व का क्या, इस बीच में क्या मनुष्य कुछ खाते नहीं थे। तो सवाल ये उठता है, तो क्या हम इनको मांसाहारी माने, इन मनुष्यों को क्या हम मांसाहारी माने, या हम इनको शाकाहारी माने। तो आप ये जान रहे हैं कि शाकाहार तो उस समय था ही नहीं, यानी कि कृषि का विकास नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं जो मनुष्य थे वो उस समय फलों पर, कंदमूल पर, इन पर डिपेंड रहा करते थे और वो जानवरों का भी शिकार करते थे। ठीक है, जानवरों का भी शिकार करते थे। तो क्या हमारी दृष्टि में जो मनुष्य है वो हमारे मांसाहारी थे या शाकाहारी थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनुष्य की प्रकृति। जो मनुष्य है हमारा, मनुष्य का जो शरीर होता है, तो अगर हम मनुष्य के शरीर के बारे में बात करें, जो मानव शरीर है हमारा, उसमें अगर हम दांतों को देखें तो जो हमारी दांतें होती है उसका डिवीजन होता है, उसका वर्गीकरण है। जो हमारा दांत है, इस तरह से आप मान सकते हैं कि ये हमारे तीन इस तरह से दांत होंगे, इसके बाद कुछ इस तरह का दांत निकला हुआ होता है। नेक्स्ट हम मानेंगे कि कुछ इस तरह से तीन दांत और आते हैं। ठीक है, इधर भी मान सकते हैं यही। तो जो ये हमारे तीन दांत है आगे के,
इनको हम इंसाइजर कहते हैं। ठीक है, इंसाइजर दांत कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बाहरी दांत होता है। जैसे आप हंसेंगे तो जो आपका सामने का दांत होगा उसको कहेंगे इंसाइजर है वो। ये दूसरा जो दांत देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, इसको हम कहते हैं कैनाइन। ये कैनाइन दांत है। और मानव जो है, ये कैनाइन दांत जो है केवल और केवल मांसाहारियों को मिलता है प्रकृति में। जो हमारे प्रकृति है उसमें ये कैनाइन दांत जो है केवल और केवल मांसाहारियों को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धार होता है और ये धार काम आता है किसी भी चमड़े को या किसी भी मांस के चीर फाड़ के लिए। तो ये कैनाइन दांत जो है वो किसी भी मांसाहारी को ही दिया जाता है प्रकृति में। किसी भी शाकाहारी को कैनाइन दांत नहीं मिलता। शाकाहारी को कैनाइन दांत नहीं मिलता। तो क्या हम मनुष्य को मांसाहारी माने? इसी तरह अगर आपने देखा होगा, आपको ये पता होगा या नहीं, अगर नहीं पता होगा समझिए, हमारे जो दांत होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? आप बोलेंगे 32। तो 32 सही नहीं है। 32 तो होते हैं बट ये हर एक के केस में नहीं होते। देखिए, जो हमारे इधर के 4 दांत होते हैं, ये 4 दांत इधर भी होते हैं और ये इधर भी होते हैं। ठीक है, ये 4 दांतों को कहा जाता है, हम इसको कहते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ। ये विजडम टीथ जो है ये 20 से 25 साल के अंदर या 30 साल के अंदर आप मान सकते हैं ये निकलता है। लोगों को 20 से 25 साल की उम्र में ये विजडम टीथ आते हैं, लेकिन हर एक मनुष्य में ये आना जरूरी नहीं है। यानी कि आप मान सकते हैं कि 100-200 में किसी 1-2 आदमी को ये विजडम टीथ होते हैं। यानी कि अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन माने टूथ की, जो हमारे टीथ हैं, वैसे जनरली 28 होते हैं, प्लस में 4 जो होते हैं वो क्या हमारे विजडम टीथ होते हैं। ठीक है, विजडम टीथ 2 इधर 2 इस साइड में, 4 हमारे विजडम टीथ होते हैं। और ये जो विजडम टीथ है इसकी जो संरचना होती है विजडम टीथ की, इसकी संरचना भी क्या है, मांसाहार को बताता है। यानी कि पहले के समय में जो आदि मानव का समय था, उसके समय में, आदि मानव के समय में ये विजडम टीथ हुआ करते थे सभी मनुष्यों में। यानी कि पहले के टाइम में ये विजडम टीथ आपके दोनों तरफ थे। ठीक है, दोनों तरफ हमारे दांतों में ये विजडम टीथ थे। यानी कि ये शो कर रहा था कि जो पुराने मानव थे, यानी कि जो आदिवासी थे, वो मांस का सेवन करते थे। यानी कि वो मांसाहारी थे, मांसों का सेवन करते थे, वो उनको मांसाहारी की श्रेणी में हम रखते थे। लेकिन तो क्या इससे सवाल उठता है कि मानव मांसाहारी है? मानव मांसाहारी है? इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यहां से हमें तीत के हिसाब से क्या दिख रहा है, तीत की प्रकृति को, दांत की प्रकृति को देखते हुए हमें यह पता चल रहा है कि जो कैनाइन दांत है हमारा और जो विजडम टीथ है, इससे हमें पता चल रहा है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य मांसाहारी प्रकृति का है, मांसाहारी प्रकृति का है। लेकिन यही कुछ एक और सॉल्यूशन हम देखते हैं, कुछ और फैक्ट्स देखते हैं जो मनुष्य को शाकाहारी भी बनाता है। जैसे हमारे शरीर में ही अगर हम देखें तो छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आप ये देखेंगे कि जो मनुष्य का छोटी आंत है उनमें कुछ वेरिएशन होता है। जैसे अगर मनुष्य की छोटी आंत को देखें, ठीक है, छोटी आंत को देखें हम तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं आप, छोटी आंत है, ठीक है। तो जो मनुष्य की छोटी आंत होगी उसका जो साइज है, उसका जो साइज है वो क्या है, वो हमारे बॉडी के 5 से 6 गुना होता है, 5 से 6 गुना। यानी कि जो छोटी आंत है उसकी आकार क्या होती है, बड़ी होती है। मनुष्यों में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उनका जो साइज है, ओवरऑल साइज, वो क्या होता है, बड़ा होता है, लार्जर होता है। और याद रखिए जो प्रकृति है, प्रकृति में छोटी आंत की अधिक लंबाई, छोटी आंत की अधिक लंबाई उन्हीं जीवों को दिया जाता है जो सेलुलोज का सेवन करते हैं, सेलुलोज का सेवन करते हैं। अब ये सेलुलोज क्या है, ये सेलुलोज क्या है, प्लांट प्रोडक्ट से उत्पन्न होने वाला एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि सेलुलोज कहलाता है। तो जो प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि पौधे के जो उत्पाद हैं, उनको पचाने के लिए मनुष्य या जो हमारे शाकाहारी जीव होते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई बड़ी दी जाती है, क्योंकि इनका जो पाचन होता है वो क्या होता है, थोड़ा देर में होता है। तो सेलुलोज जो है वो दिखा रहा है हमें, वो हमें दिखा रहा है कि जो मनुष्य है वो शाकाहारी प्रकृति का है, मनुष्य जो है वो शाकाहारी प्रकृति का है।
क्योंकि ये शाकाहारी जीवों में ही सेलुलोज जो पाचन की शक्ति होती है, मांसाहारी जीव इसको पचा नहीं सकते हैं। क्योंकि मांसाहारी जीवों में क्या होता है, मांसाहारी जीवों में स्मॉल इंटेस्टाइन का आकार छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आकार होता है उनके शरीर के 2 से 3 गुना ही होता है, तो ये आकार उनका छोटा हुआ। इसका मतलब ये है जो मांसाहारी है इनको इतना छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन की आखिर प्रकृति ने इस तरह से इनको दिया ही क्यों? तो इसका उत्तर है जो मांसाहारी जीव होते हैं वो एक्चुअली में खा क्या रहे हैं, वो फैट्स का सेवन करते हैं, यानी कि वसा का सेवन कर रहे होते हैं वो। और ये वसा क्या है, दूसरे का शरीर है, यानी कि अन्य जीव का जो शरीर है उसी को आप खाते हैं। तो अन्य जीव का शरीर में उस शरीर ने भी उस भोजन को पचाया होगा पहले ही से, उसके शरीर में भी प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, वसा होगा, विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो उसका शरीर पहले ही से उस भोजन को पचा कर रखा है और उसको कन्वर्ट किस में कर दिया है, वसा के रूप में, यानी कि फैट्स के रूप में उसको कन्वर्ट कर रखा है। अब इस फैट्स को आप डायरेक्ट सेवन कर रहे हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं उसका वो डायरेक्ट सेवन करते हैं। तो उनको इन चीजों को, जैसे फैट्स था, फैट्स के अलावा हमारा जो था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनको उनको पचाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इनके जो शरीर है, उनके जो मांसाहारी जीवों का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनको कार्य करने की कम जरूरत पड़ती है। इससे क्या है, उनको छोटी आंत मिलती है, छोटी आंत की लंबाई छोटी हो जाती है। यानी कि इनके शरीर में जो छोटी आंतें हैं उनकी लंबाई इसलिए छोटी रखी जाती है या छोटी देते हैं प्रकृति में, क्योंकि उनके शरीर में पहले ही से जो फैट्स है वो क्या है, पहले ही से प्राप्त अवस्था में आ रहा है। इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व पहले ही से मौजूद हैं, तो उन्हें कोई पोषक तत्व को पचाने की आवश्यकता नहीं होती। पचा पचाया भोजन ही वो अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए उनको स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे आकार में दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य का आकार या मनुष्य की प्रकृति, यहाँ पर हमें समझ आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हुए, छोटी आंत को देखते हुए, कि मनुष्य जो है वो शाकाहार प्रकृति का है, शाकाहार प्रकृति का है। तो यहाँ पर कुछ विरोधाभास हो रहा है कि मनुष्य को हम मांसाहारी माने या शाकाहारी माने, शाकाहारी माने। तो यहाँ पर हम इस पूरे लेक्चर में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। हम इसको इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको इससे अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हवाबाजी इतना ही काफी आपके लिए इनफ है। तो आइए समझते हैं पहले कि कैसे आदमी को हम किस तरह से शाकाहारी बोल सकते हैं, शाकाहारी किस तरह से हम आदमी को बता सकते हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो शाकाहार है, शाकाहार है क्या। तो शाकाहार का मतलब है प्लांट प्रोडक्ट्स खाने वाले जीव, ठीक है। इसके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स हम अलग अलग मान सकते हैं। तो इसके टाइप्स की चर्चा अगर करें तो पहला जो टाइप आता है हमारा, उसको हम कहते हैं ओवोलैक्टो, ओवोलैक्टो शाकाहार, ठीक है। ओवोलैक्टो कहते हैं। ये ओवोलैक्टो क्या है, ये लोग अंडे, दूध, शहद जैसे प्राणी उत्पाद, प्राणी उत्पाद पर निर्भर होते हैं, ठीक है। इसमें ये सारे शामिल होते हैं। यानी कि ओवोलैक्टो होते हैं, जो ओवोलैक्टो शाकाहारी होते हैं वो क्या है, अंडे, दूध, शहद, इस तरह के जो प्राणी के उत्पाद होते हैं, यानी कि जो जीव है उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका सेवन करते हैं, ये ओवोलैक्टो शाकाहारी। दूसरा हो गया हमारा लैक्टो शाकाहार। दूसरा अगर हम बात करें तो लैक्टो शाकाहार होता है। इनमें क्या है, इनमें दूध तो शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंडे आप देख रहे हैं ये यहाँ पर नहीं होता है, यानी कि अंडों का सेवन लैक्टो शाकाहार वाले नहीं करते हैं। थर्ड अगर केस हम पढ़े, थर्ड केस अगर हम पढ़े तो थर्ड केस आता है हमारा ओवो, ओवो शाकाहार। ये ओवो क्या है, ये अंडे का सेवन करते हैं, ये लोग अंडे का सेवन तो करेंगे बट दूध का सेवन नहीं करेंगे, इनको कहते हैं ओवो शाकाहार। चौथा कैटेगरी जो है हमारा शाकाहार का, उसको हम कहते हैं वेगानिज्म, वेगानिज्म, जिसे आपने कई बार विगन भी सुना होगा, विगन शाकाहार। जो विगन शाकाहारी होते हैं ये लोग क्या करते हैं, केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, यानी कि पौधे उत्पाद ही खाते हैं, केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये लोग ना तो दूध का सेवन करेंगे, ठीक है, ना प्राणी उत्पाद से जो भी चीजें बनती है उनका सेवन करेंगे, इन पर इनको रोक होता है, ठीक है। तो ये लोग केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। अगर हम फिफ्थ टाइप्स की बारे में बात करें, पांचवा प्रकार, उसको हम कहते हैं रो वेगनिज्म।
रो वेगनिज्म। ये रो वेगनिज्म क्या है? रो का मतलब होता है कच्चे उत्पाद, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिर्फ ताजा वो बिना पकाए फलों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, बिना पके फल और फल सब्जियों पर। यानी कि आप समझ सकते हैं ये कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, इस तरह की चीजों पर ये निर्भर रहते हैं रो वेगनिज्म वाले, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रकार की बात करें तो होता है फ्रूटेरियनिज्म, ठीक है। फ्रूटेरियनिज्म, ये फ्रूट से वर्ड आया है फ्रूटेरियनिज्म। ये फ्रूटेरियनिज्म क्या है, इसमें हम केवल और केवल फलों पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है, केवल और केवल फल खाएंगे, तो वो फ्रूट से आया है यहाँ पर वर्ड फ्रूटेरियनिज्म। ये केवल फलों पर निर्भर रहते हैं। जो सातवां प्रकार होता है हमारा शाकाहार का, उसको हम कहते हैं सुशाकाहार, ठीक है। जो सुशाकाहार है, ये वर्ड जो आया है ना, ये बौद्ध धर्म से आया है। उन्होंने सुशाकाहार इसलिए चुना क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो मानते थे कि जो शाकाहार है ये क्या करता है, लोगों की नैतिक प्रवृत्ति पर बढ़ावा डालता है, यानी कि नैतिक प्रवृत्ति का विकास होता है शाकाहार अपनाने से। तो उससे क्या होता है, मानव का जो मस्तिष्क है, उनकी जो सोच है, उनका विकास होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए इनको सुशाकाहार कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम पढ़े तो नेक्स्ट जो हमारा आता है आठवां प्रकार, वो है हमारा मैक्रोबायोटिक, ठीक है, मैक्रोबायोटिक आकार, मैक्रोबायोटिक शाकाहार है ये। इनमें क्या होता है, इसमें अधिकांश साबुत अनाज, यानी कि अगर हम मान सकते हैं जो अनाज होते हैं हमारे, ग्रेन्स होते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं ये लोग, ग्रेन्स पर डिपेंड करते हैं, जो कि साबुत अनाज होते हैं, उसको कहते हैं मैक्रोबायोटिक शाकाहार। तो हमने 8 प्रकार पढ़ लिए हैं, जिसमें हम किस कैटेगरी में अपने आप को रखें या किस कैटेगरी में हम शाकाहार को रखें, क्योंकि शाकाहार तो सब है यहाँ पर। तो शाकाहार में एक्चुअल में शाकाहार क्या है उसको हम देखते हैं। तो अगर हम मानव में अभी की प्रकृति की बात करें तो ये बहस चलता रहता है कि मानव क्या है, शाकाहारी किस परिदृश्य में है, शाकाहारी है भी तो किस परिदृश्य में, क्योंकि हमने यहाँ पर 8 प्रकार देखे हैं शाकाहारी के, जहां पर आपने अंडे को भी देखा था शामिल, अंडा भी शामिल था हमारा ओवो शाकाहार में, ठीक है, वहीं ओवोलैक्टो शाकाहार में ये अंडे भी शामिल थे। तो यहाँ पर ओवोलैक्टो और ओवो शाकाहार भी तो शाकाहारी है। तो यहाँ पर क्या हम इसको शाकाहार की श्रेणी से बाहर निकालें, या हम शाकाहार का एक अलग डेफिनेशन दें? तो यहाँ पर इस बात पर बहस चलती है। तो अगर हम उचित दृष्टि में माने कि शाकाहारी कौन है, तो वीगन को बोला जाता है कि वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। जो वीगन होते हैं, जिनको हम वेगनिज्म कहते हैं, वेगनिज्म, क्योंकि वीगन को जो अपनाने का एक प्रोसेस है उसको कहते हैं वेगनिज्म। तो वीगन क्या होते हैं, ये केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, ये प्राणी उत्पाद पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि इस हिसाब से तो हमारा दूध जो है वो शाकाहार की श्रेणी से बाहर निकल जाता है। तो हम दूध को क्या माने, शाकाहार है या मांसाहार है? क्योंकि यहाँ पर वेगनिज्म या वीगन जो होते हैं वो तो प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं केवल, और इसी पर ये निर्भर करते हैं। इन्होंने दूध को अपनी श्रेणी से बाहर निकाला हुआ है, और शुद्ध शाकाहार का अगर किसी को दर्जा दिया जाता है तो वो वीगन है। वीगन लोग ये मानते हैं कि जो दूध है वो प्राणी का उत्पाद होता है, ठीक है, प्राणी का उत्पाद होता है। तो प्राणी का अगर उत्पाद है, यानी कि उसके अंदर उस प्राणी का कोई गुण होगा, और प्राणी का गुण है उसके अंदर, मतलब जेनेटिक सेल्स से रिलेटेड जीन्स होंगे, यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ वंशक्रम आया होगा, जिससे क्या है वो दूध को भी इससे बाहर रखते हैं, क्योंकि वो दूध मानते हैं कि प्राणी का उत्पाद है, और ये केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको अपने अंदर इसको शामिल नहीं करते हैं, उन्होंने दूध को बाहर निकाल रखा है, क्योंकि दूध ये मानते हैं दूध प्राणी उत्पाद है, तो ये शुद्ध नहीं है। इस हिसाब से इन्होंने केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट्स को अपने अंदर रखा है। तो जो शुद्ध शाकाहारी के बारे में बोले तो वो केवल वीगन्स है। इस तरह अगर हम देखें तो क्या हमें विश्व के किसी भी कोने में क्या हमें शुद्ध शाकाहारी दिखेंगे, शुद्ध शाकाहारी दिखेंगे? तो आप इसकी कल्पना खुद कर सकते हैं कि शुद्ध शाकाहारी कितने लोग हैं, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी का जो डेफिनेशन है वो दूध को भी रोकता है, यानी दूध का भी निषेध है। यहाँ पर आप दूध भी सेवन नहीं कर सकते हैं, और एक्चुअली में दूध हम शाकाहार का सबसे बड़ा भोजन मानते हैं। यानी कि अगर शाकाहार में संतुलित आहार की बात करें तो दूध को सबसे उच्च दर्जा दिया जाता है, लेकिन वीगन लोग जो कि शुद्ध शाकाहारी माने जाते हैं वो दूध को अपनाने से
ऐतराज करते हैं। तो यहाँ पर वीगन जो है वो शुद्ध शाकाहारी के श्रेणी में आते हैं। इसी तरह आप जो मैक्रोबायोटिक शाकाहारी होते हैं उनको भी आप शाकाहारी की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी क्या है, केवल केवल साबुत अनाज पर ही डिपेंड रहते हैं। तो ये हमने देख लिया 8 प्रकृति, जिसमें हमें समझ आया कि जो शाकाहारी जीव हैं उनके 8 प्रकार हो सकते हैं। तो 8 प्रकार हमने देख लिया, ओवो, ओवोलैक्टो, ओवो शाकाहार, वेगनिज्म, रो वेगनिज्म, फ्रूटेरियनिज्म, सुशाकाहार और मैक्रोबायोटिक शाकाहार। ये हमारे 8 प्रकार थे शाकाहार के। तो अब हम बात करने वाले हैं जो शाकाहार होते हैं, उसके बाद इनकी क्या क्या खासियत होती है कि किसी मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शाकाहार जो है उससे क्या क्या होते हैं फायदे, ये देखेंगे हम। शाकाहार के लाभ क्या है और शाकाहार की हानियां क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शाकाहार जो है उसको अपनाने से आपको क्या फायदा हो सकता है, ये हम अभी डिपेंड करता है कि आप क्या अपना रहे हैं। तो देखिए शाकाहार अपनाने के क्या फायदे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो शाकाहार होते हैं उससे क्या होता है, हृदय संबंधी यानी कि हार्ट डिजीज जो होते हैं, हृदय संबंधी बीमारी बहुत हद तक कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आप शाकाहारी सेवन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, तो आपको हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं वो बहुत कम होंगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे हमने एक रिसर्च में पता चला था कि जो शाकाहारी हैं, शाकाहारी पुरुष जो हैं वो मांसाहारी की तुलना में 30% कम हृदय रोगी हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि जो शाकाहारी हैं पुरुष में, उनको 30% कम हार्ट डिजीज होता है मांसाहारी की तुलना में। उसी तरह अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के केस में जो शाकाहारी है उनको 20% कम होता है हार्ट डिजीज 20% तक कम होता है मांसाहारियों की तुलना में। यानी कि शाकाहार का यहाँ ये फायदा है कि आपको हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो आपको नहीं होती हैं शाकाहार में। दूसरा, जो शाकाहार है हमारा, इसको अपनाने से आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन में आपका बी और ई, ये जैसे जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो फाइटोकेमिकल सेल्स होते हैं, इनके स्तर में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं जो हमारे शरीर में अगर आप शाकाहार को प्रोत्साहन दे रहे हैं या शाकाहार खाते हैं तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और जो एंटी केमिकल, ठीक है, जो फाइटोकेमिकल सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, विकास होता है, जो हमारे शरीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या है, जरूरी है। क्योंकि हमारे शरीर में आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन की कितनी आवश्यकता होती है शरीर के ग्रोथ के लिए। तो ये हमारे शरीर में फायदे के लिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमने देख लिया ये किस तरह से हमारे शरीर में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट की बात करें हम, तो इससे हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल आप जानते होंगे कि वसा जो होता है, वसा से होने वाला, वसा के अंदर एक मिलने वाला एक पदार्थ है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की जो संख्या है उसमें कमी आती है, जिससे हाई बीपी कम होता है, यानी कि हाई बीपी नहीं होगा आपको। हाइपरटेंशन की बीमारी जिसे बोलते हैं हाई बीपी, हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है, इसमें कमी आती है, हाइपरटेंशन में कमी आ जाएगी आपकी। डायबिटीज जो टाइप 2 है, इसमें आपकी ग्रोथ जो है वो रुकती है, यानी कि आपको डायबिटीज टाइप 2 जैसी बीमारियां नहीं होगी, आपको किडनी से रिलेटेड बीमारियां नहीं हो सकती है, आपको अल्जाइमर्स नहीं हो सकते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे ऐसे बीमारियों हैं उससे आप बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, हाई बीपी कम हो जाता है, हाइपरटेंशन का शिकार नहीं होते हैं, डायबिटीज जो टाइप 2 है उसकी कमी आ जाती है, और किडनी और अल्जाइमर से रिलेटेड बीमारियों में भी क्या होता है, रोकथाम होता है अगर आप शाकाहार को अपनाते हैं। शाकाहार को अपनाने के जो चौथे फायदे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली में लोगों को ये लगता है कि जो प्रोटीन वो मांसाहारियों में ज्यादा होता है। एक्चुअली में कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आपको मैं बता दूं जो प्रोटीन है वो मांसाहारियों से थोड़ा सा ही कम होता है शाकाहारियों में। लेकिन एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, उन्होंने बताया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रिसर्च में सामने आया था कि जो प्रोटीन है
वो जो शाकाहारियों में वो बस थोड़ा सा ही कम होता है मांसाहारियों से, और ये केवल पर्याप्त है हमारे शरीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। यानी कि हमारे शरीर में जितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो हमें शाकाहारी भोजन से ही मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ शर्त है कि आप शाकाहारी जो भोजन करें वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि कौन सा शाकाहारी भोजन में क्या क्या न्यूट्रिशन आपको मिलता है। अगर आप उचित मात्रा में शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिशन की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, तो आपको प्रोटीन जो है वो मांसाहारियों की तुलना में थोड़ा सा कम मिलेगा, बट वो हमारे शरीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लाभदायक होता है। तो ये हमने समझ लिया कि चौथा जो प्रकार है शाकाहारी के प्रोत्साहन के लिए वो क्या है। उसके बाद हम बढ़ते हैं पांचवें फायदे की तरफ। जो शाकाहार अपनाते हैं उनकी जो आयु है वो बढ़ जाती है। ये रिसर्च में सामने आया है कि जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके शरीर में जो आयु है, उनके शरीर की जो क्षमता है वो ओवरऑल क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारे शरीर में, यहाँ आपने ऊपर देखा था, जितने बीमारियां हो रही है, हाई बीपी हो, चाहे वो अल्जाइमर हो, चाहे वो डायबिटीज टाइप 2 हो, चाहे वो हमारा चाहे वो डायबिटीज हो, ठीक है, चाहे वो हाई हाई बीपी हो, इस तरह की बीमारियां जो है वो कम हो जाती हैं। इस कारण क्या है, हमारे यहाँ पर आयु में भी क्या है, गिरावट सामने आती है। यानी कि आयु जो है, अगर मान लो आपके अंदर अगर मान लीजिए आयु बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, आपके अंदर बीमारियों की क्षमता, जो बीमारी थी वो कम हो गई। और बीमारी कम होने के लिए सबसे जो जिम्मेदार कारक यहाँ पर माना जा रहा है वो शाकाहारी माना जा रहा है। शाकाहार, क्योंकि शाकाहार से आपने देखा ओवरऑल जो डिजीज थी उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। ओवरऑल डिजीज में कमी आ गई है, और ओवरऑल डिजीज में कमी आएगी तो इससे क्या होगा, हमारे जो आयु है उसकी क्षमता में भी वृद्धि होगी। ये हमारा फायदा हमने देख लिया। इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं तो एक बार देख लेते हैं। जो हमारे शरीर में प्रोटीन है वो बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाते हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी और अल्जाइमर जैसी बीमारियां हैं वो कम हो जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन है, इन सब में वृद्धि होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया इस शाकाहार के फायदे क्या क्या हैं। तो क्या शाकाहार के कुछ नुकसान भी हैं, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं शाकाहार के क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला अभी यहीं पर देख लिया कि जो प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन थोड़ा सा कम बनता है। तो प्रोटीन के ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपको डिपेंड रहना पड़ेगा अलग अलग सोर्स पे। यानी कि जो हमारे शाकाहार है, शाकाहार में अलग अलग भोजन पे, उचित भोजन पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो आपको प्रोटीन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है जो प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, ये हमारा एक नुकसान यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद क्या जो हम दूध पीते हैं वो हमारे लिए पूर्णतः सही है? तो जो 1975 में सुपरमार्केट जो यूएस का है, ठीक है, वहां पर ये बात रिसर्च में सामने आया था कि जो 75% जो गाय का दूध होता है उसमें एक ल्यूकेमिया, एक वायरस होता है, ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया एक वायरस होता है, इससे कैंसर नाम का रोग होता है, ये आपको याद रखना है। तो एक रिसर्च में बात सामने आई थी कि जो 75% गाय का दूध होता है उसके अंदर ल्यूकेमिया वायरस पाया जाता है, जो कि कैंसर को बढ़ाने की क्षमता रखता है। यानी कि इससे आपको कैंसर जैसी रोग हो सकता है, इससे संभावना है। तो ये आपने देख लिया कि गायों में क्या होता है, ल्यूकेमिया नाम का वायरस पाया जाता है जिससे कैंसर नाम का रोग हो सकता है। ये इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है, ये इसकी कुछ खामियां हैं। तीसरी खामी की बात करें अगर, तो खून में जो है, खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाएगी। जो विटामिन B12 है और जिंक है, विटामिन डी है, डी में D3 आप ले सकते हैं, और सल्फर है, इन सब में कमी आती है। क्योंकि ये सब सोर्स है ना, ये सारे सोर्स जो है हमारे, ये मांसाहारी जीवों में या मांसाहारी जीवों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि मांसाहारी जीवों में क्या है, सल्फर, विटामिन, इन सब चीजों की अधिकता होती है, खून की कमी वहां नहीं पाया जाता है। लेकिन मनुष्य जो हमारा शाकाहार होता है उसमें आप अगर उचित मात्रा में शाकाहार का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपको विटामिन B12 की कमी हो जाए, जिंक की कमी हो जाए आपके शरीर में, विटामिन D3 की कमी हो जाए, सल्फर की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाए। तो ये प्रॉब्लम आपको शाकाहार में देखने को मिलता है। तो एक सवाल और उठता है, एक सवाल उठता है कि आलोचक लोग जो है वो कहते हैं कि मसल्स बनाने के लिए मांसाहारी जरूरी है, मांसाहार जरूरी है।
तो इसके विपक्ष में जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि क्या बताएं आप, जो बैल होते हैं, जो हाथी होते हैं, जो जंगली भैंसा होता है, जो घोड़े होते हैं, क्या ये शाकाहार का सेवन, मांसाहार का सेवन करते हैं? क्या ये शाकाहारी जीव नहीं है? तो अगर ये शाकाहारी जीव है तो क्या इनके अंदर ताकत नहीं है? और इनके अंदर इतना ताकत होता है कि ये अगर अगर जंगली भैंसा या हाथी की बात कर ले तो ये एक शेर को भी उठाकर फेंकने की क्षमता रखते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शक्ति के मामले में तो शाकाहार किसी भी तरह मांसाहार से कम नहीं है। अगर हम बात करें शक्ति के मामले में तो इसको उठाकर फेंकने की क्षमता इसमें है। यानी कि शक्ति के मामले में अगर हम देखें तो शाकाहार किसी भी तरह से मांसाहारी से कम नहीं है। तो इस तरह से आप कैसे बता सकते हैं कि मसल बनाने के लिए मांसाहार ही जरूरी है? क्योंकि शाकाहार से भी, इस तरह से हमने एग्जांपल देखा कि शाकाहार से भी चीजें ग्रोथ हो सकती है। अगर आप शाकाहार को सही तरीके से अपनाते हैं तो आपके शरीर के ओवरऑल फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए ये भी काफी ज्यादा मदद साबित होगा। एक क्वेश्चन और आता है, तो फिर मांसाहार क्यों? एक्चुअली में जो पश्चिमी सभ्यता के डॉक्टर होते हैं, यानी कि जिनकी मानसिक विचारधारा पश्चिम वाली होती है, पश्चिम का मतलब यहाँ है कि यूएस ब्रिटेन, जर्मनी, इनकी विचारधारा, इनके विचारों वाले जो डॉक्टर भारत में भी पाए जाते हैं, यानी कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी विचारधारा पश्चिम की होती है। वो आपको ये कहेंगे कि जो अंडे होते हैं या मनुष्य को मांसाहार का सेवन करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके शरीर में जो उचित पोषण तत्व है, उचित पोषक तत्व है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, उचित पोषक तत्व कम हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में जो डॉक्टर्स होते हैं वैसे आपको जो ये एडवाइस देते हैं उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि शाकाहार जो है वो किसी भी मामले में इससे कम नहीं होता है मांसाहार से, क्योंकि इसमें भी आपको उतना ही प्रोटीन मिल जाता है लगभग लगभग जितना आपको शाकाहार में मिल रहा है, जितना आपको मांसाहार में मिल रहा है। इतना यहाँ पर आपको इतने तरह के विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं जितना आपको मांसाहार में मिल रहा है। तो ये किसी भी मामले में कम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि डॉक्टर जो सलाह देते हैं वो पेशेंट को दे सकते हैं, यानी कि मरीज को दे सकते हैं, क्योंकि मरीज की जो उस समय इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो क्या होती है, उस समय कम होती है। जब वो बीमार हो जाता है तो उसकी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। इस चक्कर में इनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ने के लिए, यानी कि कम समय में कैसे इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाया जाए, इसके लिए जो डॉक्टर है वो आपको जो मीट, अंडे, इन सब के सेवन का एक सलाह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए। क्योंकि जो मीट होता है वो क्या है, मैंने बताया था आपको, मीट जो वसा है वो क्या है, वो घुला हुआ पोषक तत्व है। यानी कि आपके इसमें सारे के सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं वसा में, ये पचा हुआ भोजन है। तो अगर आपको फैट्स कंज्यूम करते हैं डायरेक्ट तो आपको मान लीजिए कोई जानवर था उसको आपने खाया, वो जानवर जितना अपने पूरे जीवन काल में जितना अलग अलग मिनरल्स को सेवन किया होगा वो आपको डायरेक्ट मिल जाता है जब आप बीमार रहते हैं। तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ जाती है ओवरऑल। तो यहाँ पर ये बात सामने आती है कि जो अगर मीट अंडे का सेवन होता है वो उस समय तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए आप नॉर्मल हैं और आप फिर भी सेवन कर रहे हैं, नॉर्मल है फिर भी मांस का सेवन करते हैं, तो आपको इससे एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसकी चर्चा हम अभी करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपको मांसाहार से और क्या मांसाहार के कुछ फायदे भी हैं, इसके बारे में भी हमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि, कि यहाँ पर हमारा जो दांत था वो किसको सपोर्ट कर रहा है, मांसाहार को सपोर्ट कर रहा है। और जो हमारा इंटेस्टाइन था वो किसको सपोर्ट कर रहा है, वो शाकाहार को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आप जान लें कि जो फल होते हैं उसको पचाने में केवल 1.5 से 3 घंटा लगता है, और वहीं जो मीट होते हैं उनको आप समझ लीजिए कि 70 से 72 घंटे आपको लग जाएंगे इसको पचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है क्योंकि हमारा शरीर जो है भोजन को आसानी से पचाने की क्षमता रखता है अगर वो शाकाहार हो। इसी तुलना में अगर हम अनाज की बात करें तो अनाज को पचाने में 24 से 30 घंटे का समय लगता है, वहीं फल को पचाने में 1.5 से 3 घंटे का। तो आपने ये सुना होगा कि फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। एक्चुअली में फलों का सेवन ज्यादा करने का मतलब ये है कि आप अपने इंटेस्टाइन पे कम फोर्स डाल रहे हैं, कम प्रेशर डाल रहे हैं। क्योंकि जो हमारे शरीर की जो आंत है उसके ऊपर अगर आप ज्यादा दबाव डालेंगे तो आपको बीमारी होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि अधिक उससे डालने से आपकी वसा बढ़ सकती है, वसा बढ़ने से आपको मोटापा जैसा रोग भी हो सकता है।
ये अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं मांसाहार करने में। तो यहाँ आपने देख लिया कि जो फल है वो हमारा सबसे अच्छा शाकाहारी में, अगर हम माने किसी भी चीज को, पदार्थ को, तो फल मानते हैं, क्योंकि फलों को सेवन करने में 1.5 से 3 घंटे ही लगते हैं उसको पचाने में। तो इनका पाचन आसान हो जाता है, जिससे हमारा शरीर का जो मूड है वो फ्रेश रहता है, हमारे शरीर की ओवरऑल फंक्शनिंग काम करता रहता है ढंग से। वहीं अगर हम मीट खाते हैं तो आपको 70 से 72 घंटे लग सकते हैं उसको पचाने में, यानी कि तब तक वो आपके शरीर के, आपके जो छोटी आंत है उसके अंदर ही फंसा रहता है, और उसमें फंसा रहने से क्या होगा, आपके शरीर का जो पाचन क्षमता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। ये हमने देख लिया यहाँ पर। तो आप बात करते हैं हम इसके अलग अलग पहलुओं की। हमने देख लिया शाकाहार क्या है, उसके लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या है। अब हम बात करते हैं मांसाहार पे, कि मांसाहार क्या है। तो मांसाहार आप जानते हैं, मांस का सेवन करने वाले जीव जो होते हैं उनको हम मांसाहार कहते हैं। तो मांसाहार में आपको एक्चुअली में किया क्यों जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो दो चार उद्देश्य जो इसके करने के पीछे होता है। एक तो होता है, लोगों को लगता है आत्मसंतुष्टि, ये उनका विचार हो सकता है, ये अपना अपना विचार है, आत्मसंतुष्टि का भाव मांसाहार खाने पर। दूसरा हो सकता है आपको ये लगता हो कि आपका जो मसल्स डेवलप हो जाएगा, यानी कि शरीर की क्षमता का विकास होगा, ये हो सकता है। ठीक है, ये हमारी मानसिकता हो सकती है किसी भी मांसाहार को ग्रहण करने के लिए, हमारे शरीर का ओवरऑल ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये आपका रीजन हो सकता है कि हम अपने ऊर्जा क्षमता यानी कि एनर्जी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप मांसाहार का सेवन कर रहे हो, ये भी आप सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे उद्देश्य हो सकते हैं किसी भी मांसाहार को ग्रहण करने के। तो क्या इसके कुछ फायदे हैं, मांसाहार ग्रहण करने के कुछ फायदे हैं? तो हाँ, बिल्कुल फायदे हैं, हर एक पक्ष के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते ही हैं। तो यहाँ पर फायदे क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसा हमने देखा था कि प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन आपको ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। जो शरीर में प्रोटीन जो है उसमें जो एमिनो एसिड पाया जाता है वो आपका इसमें प्रॉपर अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो शरीर को एमिनो एसिड बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपको बना बनाया सब कुछ मिल जा रहा है। जो जिंक है, जो वहाँ पर नहीं मिल रहा था वो यहाँ पर मिलेगा। जो विटामिन B12 है, जो हमारा सल्फर वहाँ नहीं मिल रहा था, यहाँ सल्फर मिलेगा। यहाँ फास्फोरस मिलेगा, यहाँ पे आपको विटामिन B6 मिलेगा, यहाँ आपको आयरन ज़्यादा मिलेगा, यहाँ आयरन ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपको फायदे में यहाँ पर दिखता है कि हमें जो शरीर का जो ओवरऑल, इसमें आप क्या सोच सकते हैं, इसमें आप इससे पता चला है कि व्यक्तिगत विकास हो सकता है, यानी कि शरीर का व्यक्तिगत विकास हो सकता है मांसाहार को ग्रहण करने से। तो क्या केवल व्यक्तिगत विकास होगा, शरीर का कुछ हानि नहीं होगा? इसको भी हम देखेंगे, क्या शरीर का कोई हानि नहीं होगा? व्यक्तिगत विकास का मतलब है कि आप ये सोच सकते हैं कि आपका जो शरीर है उसका जो क्षमता है वो बढ़ सकता है, ये आपकी सोच हो सकती है किसी भी मांसाहार को ग्रहण करने के लिए। तो आपने यहाँ देखा प्रोटीन जो है एमिनो एसिड वो हमारा शरीर नहीं बनाता है, क्योंकि मांसाहार के केस में आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाता है। जिंक, विटामिन B12, सल्फर, फास्फोरस और विटामिन B6 ये भी आपको उचित मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हमारा जो है इसका फायदा हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि इसके कुछ नुकसान भी है क्या। तो नुकसान है, और एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि जो हमारी समाज है वो अब ये मानती है कि जो मांसाहार खाने के बहुत सारे नुकसान हैं। तो मैं यहाँ पे नुकसान की चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, जो नुकसान है इसका पहला अगर हम देखें तो जो हमारा पाचन क्षमता है, ठीक है, डाइजेस्टिव एलिमेंट हो जाता है। इसका मतलब है जो हमारे शरीर की पाचन क्षमता है उसमें क्या आता है, कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट का मैं कहने का ये अर्थ है कि आपका जो क्षमता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि 70 से 72 घंटे लगते हैं भोजन को पचाने में। तो यहाँ पर आपके जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव क्षमता जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हमारा शरीर है वो वसा जब अगर ज्यादा ग्रहण करेगा तो वहाँ पर क्या प्रोटीन अधिक मिल रहा है आपको। प्रोटीन मिलेगा मतलब एमिनो एसिड वो शरीर में ज्यादा बन रहा है, और एमिनो एसिड ज्यादा बनेगा इसका मतलब आपके शरीर में एसिड बन रहा है, और एसिड बनने से एसिडिटी आपको ज्यादा होगा, एसिडिटी ज्यादा होने का खतरा है, और यहाँ से आपको कॉन्स्टिपेशन होने का भी खतरा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। प्रोटीन बढ़ेगा जिससे आपको एमिनो एसिड बनेगा शरीर में। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में जरूरी नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन ही एमिनो एसिड बनाता है और एसिड से ही एसिडिटी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हमने प्रॉब्लम यहाँ ये देख लिया है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपका लाइफ है, ठीक है, उसमें कमी आ जाती है, लाइफ रिडक्शन हो जाता है। ठीक है,
लाइफ रिडक्शन होगा, एक्सपेक्टेड लाइफ रिडक्शन, यानी कि जो क्षमता है ओवरऑल आपके जीवन की जो काल है, ठीक है, जो आपका जीवन काल है उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी कि आप जो जीने वाले थे ज्यादा वर्ष उसमें आपकी गिरावट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी बीमारी होने का खतरा रहता है अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं। मांसाहार का सेवन करते हैं तो कौन कौन सी बीमारी है वो देख लेते हैं। तो देखिए जो मांसाहारी सेवन करने से जो बीमारियां हो सकती है उसमें आपका पहला जो है वो हमारा जो वहाँ पर हमने देखा था उसी का हम यहाँ अपोजिट कर जाएंगे। यहाँ पर पहला जो है वो हमारा हाई बीपी का खतरा है, वहाँ पर इसका नहीं था। यहाँ पर हमें अल्जाइमर होने का खतरा है, वहाँ पर नहीं था। ठीक है, यहाँ पर हमें डायबिटीज का खतरा है, डायबिटीज टाइप 2 का, वहाँ पर हमें ये नहीं था। तो ये सारी चीजें आपको खतरा हो सकता है। यहाँ पर हमें क्रोनिक क्रोनिक डिजीज जो होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको कहते हैं, ठीक है, पल्मोनरी डिजीज, इसी को हम सीओपीडी कहते हैं, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यहाँ पर इससे यानी कि जो हमारी दीर्घकालिक क्षमता होती है, दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कैंसर आप समझ सकते हैं, जो कैंसर होता है वो आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। कैंसर में भी जो होता है उसमें अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, जिसमें आपका कोलोन कैंसर होता है। इसकी क्षमता ज़्यादा बढ़ती है अगर आप रेड मीट ज़्यादा खाते हैं। रेड मीट खाने से, ज़्यादा मात्रा में खाने से आपका कोलोन कैंसर की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी कई तरह के कैंसर होते हैं। आपका जो किडनी है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका लीवर सिस्टम काम करना थोड़ा कम कर सकता है। ठीक है, इससे ये सारी बीमारियां हो जाती है। इससे नेक्स्ट जो है हार्ट डिजीज होने का खतरा होता है। हार्ट डिजीज यानी कि हृदय रोग जो होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि मांसाहार में ज्यादा होता है शाकाहारी की तुलना में। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि मांसाहारी की तुलना में जो शाकाहारी थे उसको 30% कम हृदय डिजीज होता है, वही महिलाओं के केस में आपने देखा था 20% कम होता है। तो यहाँ पर मांसाहारी में ज्यादा होता है। ठीक है, मांसाहारी में हार्ट डिजीज ज्यादा होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट केस जो बनता है वो मोटापा का बनता है। हमारे पूरे देश दुनिया में अभी जो सबसे बड़ा रोग फैल कर आ रहा है ये मोटापा भी है। मोटापा किससे होता है? वसा ग्रहण करने से। अगर आप ज़्यादा मात्रा में फैट्स कंज्यूम करते हैं, इसका मतलब आपने उस बॉडी को डायरेक्ट कंज्यूम किया, उस बॉडी को डायरेक्ट कंज्यूम किया, जिससे आपके शरीर में क्या है वो जाकर एक जगह एक्यूमुलेट हो गई, जम गई, जिससे क्या है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, स्टीरॉयड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। जो हमारे शरीर में हार्मोन बनते हैं उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि असंतुलन हो जाएगा। जैसे ही हमारे शरीर में मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ने का मतलब ये है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, स्टीरॉयड हार्मोन में जो है वो असंतुलन पैदा हो जाता है, तो हार्मोनिक बीमारियां भी इससे हो जाती है। ठीक है, जो हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो भी इससे होती हैं, जो अगर आप मांसाहार का ज्यादा सेवन करते हैं। नेक्स्ट जो है, जो सबसे बड़ा खतरा सामने आया अभी के टाइम में, वो है हमारा ट्रांसफर। ट्रांसफर किसका? जानवर से जानवर संक्रमण या जानवर से मनुष्य, मनुष्य से जानवर संक्रमण, जानवर से जानवर संक्रमण या जानवर से मनुष्यों में संक्रमण। ये सबसे ज्यादा खतरा आ रहा है अभी से मनुष्यों में संक्रमण। आप कोविड देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, कोरोना वायरस। अगर हम देखें कोविड का केस, तो कोविड में हम मान रहे हैं कि ये जो जानवर से मनुष्यों में संक्रमण हुआ है, तो ये क्या है, ये मांसाहार की प्रवृत्ति जो बढ़ गई है उसके कारण ही ये पैदा हुआ है। क्योंकि अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो जो जीव है उसके अंदर जो बीमारियां या उसके अंदर जो भी अलग अलग तरह की बैक्टीरिया या वायरस पाए जा रहे हैं, उन वायरस का क्या होगा, हमारे शरीर में ट्रांसफर होगा, यानी कि स्थानांतरण होगा, जिससे वो अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो जो साल्मोनेला होता है, साल्मोनेला, ये क्या है, ये जो यूएस में पाए जाने वाला मुर्गा जो होता है उनमें ये सबसे ज्यादा रोग होता है। ठीक है, जो मुर्गे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो रोग होता है वो साल्मोनेला होता है, साल्मोनेला डिजीज हो जाता है। तो इससे क्या होते हैं, जो वहाँ के अंडे होते हैं या उनसे मुर्गे हैं, उनसे जो उत्पन्न होने वाले अंडे होते हैं उनमें भी ये वायरस पाया जाता है। यानी कि आप मुर्गा या मुर्गी जो अंडा देगा, जैसे मुर्गी से जो अंडा हुआ, उस मुर्गी के अंडे में भी ये साल्मोनेला जो नाम की अलग अलग बीमारियां हैं ये फैल जाती है, और ये हमारे शरीर में इससे स्थानांतरण हो जाता है इसका। तो पहला केस ये हमने देख लिया। जो दूसरा केस है वो अगर हम देखें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो दूध वाला केस गाय का, तो गाय से क्या होता है, ल्यूकेमिया नाम का वायरस, ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया वायरस होता है, इसका संक्रमण हमारे शरीर में हो सकता है। ल्यूकेमिया हमारे शरीर में संक्रमण हो सकता है, जिससे मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट डिजीज हार्ट डिजीज है, जो कैंसर है, कैंसर,
इन सब में वृद्धि हो सकता है। ठीक है, ल्यूकेमिया नाम का वायरस से कैंसर की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद क्या होता है, जो जो मुर्गा का उद्योग होता है उसको वैसे, इसीलिए मुर्गा का जो उद्योग है ना उसको श्रम विभाग क्या किया है, उसको श्रम विभाग ने सबसे खतरनाक उद्योगों में इसमें डाल दिया है। यानी कि जो सबसे खतरनाक उद्योग होते हैं ना उनमें हमारा ये श्रम विभाग ने मुर्गे के उद्योग, जिसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं हम, उसको डाल दिया है। क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग से क्या होता है, अलग अलग तरह के, यहाँ पर हमने देखा साल्मोनेला बीमारी, ठीक है, इस तरह से H1N1 जो होता है उससे एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, जो कि हांगकांग में सामने आया था 1997 के केस में, यहाँ भी ये मुर्गी के द्वारा फैला था। तो जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसे श्रम विभाग ने क्या किया है, उसको हम सबसे खतरनाक जो उद्योग है उसकी श्रेणी में इसको डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर कैसे संक्रमण होता है। और अभी आप ये भी देख रहे हैं कि जो चमगादड़ है, चमगादड़ से हम मानकर चल रहे हैं कि जो कोविड का संक्रमण हुआ है, ठीक है, कोविड का इस तरह ओमिक्रॉन जो आया है उसे आप मान रहे हैं कि ये संक्रमण ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये मनुष्य जो है, मनुष्य में जानवर से संक्रमित होकर आ रही है, और ये मांसाहार की वजह से ही है, क्योंकि मांसाहार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है, इससे ये सारी संक्रमण हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई है। ये हमने देख लिया इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो एक्चुअली में सभी धर्म के अलग अलग इसमें विचारधाराएं हैं, अलग अलग धर्म इस पर अलग अलग विषय सोचती है। और ये एक्चुअली में जो खाने का मुद्दा है ना, खाने का मुद्दा, ये किसी भी धर्म से ऊपर है। आप खाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, क्योंकि मनुष्यों को भोजन की आज़ादी का अधिकार है। हर एक देश में है ये, मनुष्यों को भोजन की आज़ादी का अधिकार है। आप चाहे जो भोजन करें, भोजन का अधिकार है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अधिकार एक्चुअली में अगर किसी भी समाज का, अगर अधिकार किसी भी समाज का अतिक्रमण करते हैं तो क्या उसको अधिकार माना जाए? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके खाने से, जैसे अगर हमने यहाँ कोविड का केस देखा, तो कोविड में तो सभी लोगों ने ऐसा संक्रमण नहीं किया, तो क्या किसी 2 या 5 आदमी के खाने से जो ये वायरस फैला, तो क्या इससे हम उसके अधिकार को रोक नहीं सकते? क्या उसके अधिकार को कम नहीं किया जा सकता? तो ये बड़ा मुद्दा है कि अधिकार एक्चुअली में जब हमारा किसी भी समाज को नुकसान ना पहुंचाए, तहां तक वो अधिकार रहता है। यदि अधिकार समाज के अतिक्रमण करने लगता है तो अधिकारों पर उस पर लगाम लगाना जरूरी हो जाता है। तो अधिकार के बारे में हमने देख लिया कि अधिकार क्या है, मनुष्यों का तो है, बट वो समाज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए उससे। अगर आप खाते हैं तो खाएं, लेकिन इससे समाज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये विचारधारा है आधुनिक विचारधारा। ये आधुनिक विचारधारा है कि अगर आप सब कुछ खाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उससे किसी भी मानव समाज का अहित ना हो, ठीक है, उससे किसी भी मानव समाज का अहित ना हो। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं जो धर्म है हमारा, अलग अलग धर्मों की क्या राय है इस पर, क्या हिंदू धर्म सोचता है इसके ऊपर। तो हिंदू धर्म वैसे अगर हम देखें, सनातन धर्म में, हिंदू का जो सनातन धर्म है उसमें शाकाहार को बढ़ावा दिया गया है, शाकाहार को बढ़ावा दिया गया है। हिंदू में जो वेद हैं, पुराण हैं, यहाँ भी शाकाहार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो इसमें क्या बात है, इसमें हम किस लिए ऐसा किया गया, क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसमें ये समझा जाता है, इसके जो कारण है ये समझा जाता है कि जो पशु हैं, ठीक है, जो पशु हैं वो प्राणी के साथ अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, यानी कि जो मनुष्य है वो ये सोचते हैं जो प्राणी है उनमें भी हमारा क्या है, उनमें भी अपना जीवन होता है, उनमें भी जीवन है, उनमें भी सुख दुख भोगने की एक अनुभव होता है, महसूस कर सकते हैं वो भी। तो जो हिंदू धर्म है वो ये सोचता है कि जो अहिंसा है, अहिंसा का मतलब किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करना, उसी को कहते हैं अहिंसा। तो जो पशु प्राणी के साथ अहिंसा का सिद्धांत है वो जुड़ा हुआ है हमारे हिंदू धर्म से, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो अहिंसा है वो मनुष्य या प्राणी, कोई प्राणी को हत्या ना करना, वो अहिंसा माना जाता है। और अगर किसी भी प्राणी की हत्या हम नहीं कर सकते तो उसको खाने का अधिकार हमें नहीं है, ये हिंदू धर्म मानता है। तो क्या आधुनिक धर्म भी यही मानता है? तो अगर आप मैं बताऊं आपको, तो आधुनिक धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे अधिक मांसाहारी है, हिंदू धर्म में सबसे अधिक मांसाहारी है। तो एक्चुअली में ऐसा कैसे हो गया? कारण तो हमारा स्टार्टिंग में अगर हम देखें सनातन धर्म में, उसमें तो ये बताया गया है कि जो पशु है वो प्राणी के साथ अहिंसा के सिद्धांत पर चलते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में एक अहिंसा का सिद्धांत है, जहाँ पर जीवों की हत्या करना हमारे धर्म के वसूलों के खिलाफ है, यानी कि वसूलों के खिलाफ, नैतिकता के खिलाफ, चरित्र के खिलाफ, सद्भाव के खिलाफ है ये हमारे, तो ये हम नहीं कर सकते। तो उस समय ये वाली विचारधाराएं सामने आ रही थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय का विकास हुआ, मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है उनका अलग अलग तरीकों से हमारा क्या है, बोल सकते हैं विकास या पतन हुआ।
इस तरह से मनुष्य अलग अलग चीजों को खाने लगे और उनके स्वतंत्रता या अधिकार के नाम पर वो अलग अलग चीजों का सेवन करने लगे, जहां पर हिंदू धर्म में मांसाहार का भी सेवन करना स्टार्ट कर दिया है। जो दूसरा है हमारा, उसमें हमारा इसको आराध्य देव के साथ जोड़कर देखा जाता है हिंदू धर्म में। यानी कि ये देखते हैं कि जो देव हैं उनको जो हम भोग लगा रहे हैं, वो भोग क्या है, वो भोग हमारा अहिंसा पर होना चाहिए, हिंसा पर नहीं, अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। यानी कि वहां पर किसी भी जीव की हत्या अगर हम करते हैं और उसको फिर भोग लगाते हैं, तो वो भगवान के जो जो हमारे देव हैं उनके विचारों के खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर क्या करते हैं, और वहां पर बाद में जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इससे क्या है वो लोग आराध्य देव को मानते हैं, इसलिए वो क्या है, वो इसको मांसाहार से हटाकर शाकाहार की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो शाकाहार होते हैं वो भगवान के भोग के लिए बिल्कुल उत्कृष्ट उत्पाद है। वही थर्ड केस अगर हम बात करें, थर्ड केस की अगर हम बात करें, तो कुछ हिंदू ये मान सकते हैं, कुछ हिंदू की जो विचारधाराएं होती है वो इसके पक्ष में हो सकती है, और कुछ हिंदू इसके विपक्ष में जा सकते हैं। यानी कि कुछ के खिलाफ, कुछ ये अभी सोचेंगे कि अच्छा है, कुछ सोच सकते हैं ये अच्छा नहीं है। तो ये आधुनिक विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा। और भारत में टोटल 31% जो है, टोटल 31% जो है वो शाकाहारी है, वो शाकाहारी है। यानी कि भारत जो है विश्व का एक सबसे बड़ा देश है जिसमें अभी भी शाकाहार सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया। अब दूसरे धर्म पर चलते हैं। तो दूसरा धर्म जो है हमारा वो जैन धर्म है। तो जैन धर्म इसके बारे में क्या कहता है, तो जैन धर्म में आपने ये जाना कि जैन धर्म जो होते हैं वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनके हिसाब से ना आत्मा होती है, ठीक है, अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं, आत्मा होती है। वो सभी जीवों में आत्मा को, संकल्पना को ये सोचते हैं कि उनमें आत्मा है। तो वो भी जब वो आत्मा को सोचते हैं तो वो उसकी हत्या करने का कैसे विचार कर सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि आत्मा है किसी भी जीव के अंदर, और हर एक जीव जो है वो अपने साथ सुख दुख का अनुभव करता है, और उनको उसकी पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है, पूरा अधिकार है। वो अपने साथ इस तरह से विचार व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य उनके कामों में हस्तक्षेप करता है उनको मारकर। तो इससे जैन धर्म का ये मतलब है कि वो जो आत्मा है हर एक जीवों में समान आत्मा है, और ये सोचते हैं कि जो हर एक जीव है वो बराबर बराबर आत्मा के अधिकारी है। इसीलिए ये न्यूनतम हिंसा का, न्यूनतम हिंसा का अधिकतम प्रयास करते हैं, अधिकतम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप अगर इनकी मूल विचारधारा को पकड़ें अगर जैन धर्म की, तो एक्चुअली में ये भी आपको शाकाहार को प्रोत्साहन देने वाला ही दिखाई देगा कि ये शाकाहार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है, शाकाहार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हालांकि जैन धर्म ऐसा कभी नहीं कह रहा है कि मैं शाकाहार को प्रोत्साहन दे रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य जो है अपने अधिकारों के लिए, मनुष्य अपने अधिकारों के लिए जो है वो पूर्णतः आजाद है। ठीक है, वो चाहे तो कुछ भी खाए, वो भोजन के अधिकारों के लिए पूर्णतः अधिकार आजाद है, वो कुछ भी खाने की उनको आजादी है। लेकिन अगर मूल रूप में अगर हम देखें इनके आत्मा के अस्तित्व को देखते हुए, तो ये आत्मा से विचारधारा क्या आ रही है कि वो किसी भी जीव को मारने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। और जब जीव को मारने का अधिकार नहीं दे रहे, तो वो मांसाहार को कहाँ से अधिकार दे सकते हैं। तो जैन धर्म जो है वो इस चीज के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें जो हम अधिकांश जैन को देखते हैं, अधिकांश जो जैन है हमारे, वो क्या है, हमारे शाकाहारी नजर आते हैं, यानी कि वो शाकाहारी हैं। क्योंकि जैन धर्म जो बना उसके बाद यहाँ पर जैन भिक्षु बहुत सारे थे, और जैन भिक्षु में अधिकतर भिक्षुओं ने वो शाकाहारी का समर्थन किया है कि वो शाकाहार सबसे बेहतर है योग के लिए। क्योंकि योग जो होता है हमारा, वो शाकाहार का सबसे अच्छा परिणाम होता है। यानी कि अगर आप शाकाहारी करते हैं, यानी कि आप फलों का सेवन कर रहे हैं, तो आपको वो पचाने में 1.5 से 2 घंटा लग रहा है या 3 घंटा लग रहा है। तो आपके शरीर में पाचन जल्दी हो रहा है, पाचन जल्दी होने से आपका शरीर जो है वो हल्का महसूस करेगा, और शरीर के हल्का महसूस करने से आपका जो मन है वो क्या होगा, मन शुद्ध रहेगा। और मन शुद्ध रहेगा तो योगासन जो है या योग जो है या ध्यान जो है उसके विचारों में या उसके काम में वृद्धि होगी। ठीक है, आपकी चेतना का विकास होगा। ये जैन धर्म सोचती है। ठीक है, तो यहाँ आपने जैन धर्म को भी देख लिया कि जैन धर्म इस विचार में क्या सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म इसके बारे में क्या सोचते हैं, बौद्ध धर्म के हिसाब से क्या सही है। तो देखिए, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय निकल के सामने आए थे। पहला जो था ना वो थेरवाद था, इसी को हम स्थिरवाद कहते हैं, स्थविरवाद, स्थविरवाद, इसी को कहते हैं स्थविरवाद। तो इन थेरवाद जो या स्थविरवाद थे, इन्होंने क्या किया था इन्होंने मांसाहार का समर्थन किया था, मांस का समर्थन किया। इनके विचार में कि इन्होंने कहा कि जो बुद्ध हैं, बुद्ध ने अपने विचारों में कहीं ये नहीं कहा कि मांस का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब बुद्ध ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम
या आप कोई अलग संप्रदाय इस विषय में कैसे आवाज उठा सकता है कि मांस का सेवन करे या ना करे। तो थेरवाद संप्रदाय का जो मानना है, उन्होंने मांस का समर्थन किया है। लेकिन यहाँ का जो दूसरा संप्रदाय निकल कर आया था, जिसको हम कहते हैं महायान, ठीक है, महायान, इसी को हम हीनयान भी कहते हैं, हीनयान, ये महायान है। महायान संप्रदाय का मतलब है, ये बोलते नहीं हम बुद्ध के जो कथन है उनके अनुसार चलेंगे, और बुद्ध कहीं भी अपने सद्भाव की बात करते हैं, सद चेतना की बात करते हैं, सद विकास की बात करते हैं, ठीक है, नैतिक चरित्र की बात कर रहे हैं, वो अहिंसा की बात कर रहे हैं वो। तो अहिंसा, नैतिक चरित्र, सद्भाव उन्हीं व्यक्तियों में हो सकता है। इसका तात्पर्य ये रहते हैं कि जो अहिंसा है या जो नैतिक सद्भाव है या जो सदचेतना है, सद्भाव है, वो उन्हीं में विकसित हो सकता है जो कि शाकाहार का सेवन करते हो, क्योंकि शाकाहारी जीव ही अच्छे तरीके से उनके मानसिक विकास का वृद्धि हो सकता है, प्रोत्साहन हो सकता है। वही सोच सकते हैं कि किस तरह से सद्भाव, किस तरह से नैतिक विचारधाराओं को आगे बढ़ाया जाए। तो इनका विचारधारा है, जो महायान संप्रदाय, वो ये सोचते हैं कि नहीं, मांस जो है, मांसों का सेवन वो निषेध होना चाहिए, मांस का सेवन निषेध होना चाहिए, शाकाहार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो बौद्ध धर्म है उसमें दो अलग अलग बातें सामने आ रही है, जो मांस है और जो शाकाहारी है। कई जगह ये चर्चा आती है कि जो बौद्ध धर्म में जो बुद्धा थे, वो लास्ट टाइम में जो उनका पात्र था उससे मांस की प्राप्ति हुई थी, यानी कि वहां पर मांस देखा गया था, तो वो अशुद्ध मांस खाने से ही एक्चुअली में उनकी मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। तो ये जो बात सामने आई थी, तो इसमें हुआ क्या था, इसमें ये बोल रहा है कि अगर बुद्धा उस समय, ये जो हमारा हीनयान संप्रदाय है, हीनयान संप्रदाय जिसको थेरवाद कहते हैं, इनका कथन है कि अगर भगवान बुद्ध के पात्र में मांस मिल सकता है, इसका मतलब वो मांस का समर्थन या असमर्थन तो नहीं कर रहे थे कम से कम। इसका मतलब हम मांस खाने के लिए पूर्णतः आजाद हैं, पूर्णतः स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है इसीलिए इन्होंने अलग संप्रदाय अपना बना लिया था। हीनयान और थेरवाद जो थे, स्थविरवाद, उन्होंने अलग संप्रदाय बना लिया, और महायान इनसे, क्योंकि वैचारिक जो विचारधाराएं थी वो मिल नहीं रही थी, इसीलिए इन्होंने अपना एक अलग विचारधारा का विकास किया, अलग जगह अलग संप्रदाय का विकास किया, जिसको हम महायान के रूप में जानते हैं। यहाँ पर हमने बौद्ध धर्म को भी देख लिया कि इनके लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। वहीं हम सिख धर्म की बात करिएगा, तो सिख धर्म इसके बारे में क्या सोचता है, ये हम देखते हैं। सिख धर्म जो है वो शाकाहार और मांसाहार पे पूर्णतः चुप है। शाकाहार, वो मांसाहार जो है, उनमें ये किसी भी बातों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन किसी बात का विरोध भी नहीं कर रहा है, यानी कि तटस्थ है। अगर हम बोले तो तटस्थ है, किसी का समर्थन नहीं, किसी का विरोध नहीं, तो तटस्थ है। यहाँ पर इनके विचारधारा में ये बात सामने आ रही है। इन्होंने निर्णय जो है वो व्यक्तियों पर छोड़ दिया इसका कि व्यक्ति अपने अधिकारों, अपने भोजन के अधिकार के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, वो चाहे तो कुछ भी खाए, ठीक है। तो ये उन्होंने, सिख धर्म ने व्यक्तियों पर निर्णय छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम इसकी मूल विचारधाराओं को पकड़े, तो यहाँ पर हमें सामने आता है कि जो सिख के 10वें गुरु थे, 10वें गुरु, वो थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इन्होंने जो है सिख रेहत मर्यादा, सिख रेहत मर्यादा क्या है, इनका एक सिख नियम संहिता है, ठीक है, आधिकारिक नियम, सिख नियम संहिता, उसमें ये बात सामने आती है, सिख के नियम की संहिता है ये, यानी कि इसमें सिखों के नियम के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से नियमों का इनको पालन करना चाहिए। तो इसमें बोला गया कि जो शाकाहार है उसका प्रोत्साहन जरूरी है, यानी कि इन्होंने ये बोला कि जो शाकाहार है वो बेहतर है, शाकाहार है वो बेहतर है, ठीक है। इन्होंने मांस खाने से मना किया, मांस खाने से इन्होंने मना किया है। इसी तरह एक संप्रदाय इन्हीं में था जिसको अमृतधारी संप्रदाय भी कहते हैं, अमृतधारी संप्रदाय, इन्होंने भी क्या बोला कि मांस और अंडा ये निषेध है, इन्होंने भी शाकाहारी को प्रोत्साहन दिया, शाकाहारी को प्रोत्साहन दिया। वही गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने भी बोला था कि शाकाहार जो, या मनुष्य के जो चेतना है और नैतिक जो प्रवृत्ति है उनका विकास जरूरी है, और उनके विचारों में इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ रही है। या आप 10वें गुरु को देख लें, यहाँ पर 10वें गुरु को जो हमारे गुरु गोविंद सिंह है, या आप इनके संप्रदाय को देख लें जो इनकी वैचारिक मानसिकता है, यानी कि सिख नियम संहिता है, उनमें देख लें आप, या आप गुरु नानक देव जी की बात समझ लें, उनमें कहीं ना कहीं आपको गूढ़ रूप में एक बात तो सामने आ रही है कि जो शाकाहार है वो अच्छा है, शाकाहार को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इन्होंने डायरेक्टली, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में इन्होंने शाकाहार को प्रोत्साहन दिया है।
ठीक है, ये आपको समझ कर चलना है, इनकी मानसिकता ये है। लेकिन यहाँ पर ये तटस्थ रहे, यानी कि इन्होंने किसी भी विचार का समर्थन नहीं किया है। जो नेक्स्ट हमारा यहूदी धर्म है, उन्होंने इस विचार पर क्या बोला है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इन्होंने शाकाहार जो है, इन्होंने बोला कि ये नैतिक आदर्श रूप में जरूरी है, नैतिक आदर्श रूप में जरूरी है। इनमें कई सारे कवि हुए थे, जिनमें जो हमारा जोसेफ हुए थे, जोसेफ, और एक और थे अल्बो। इन्होंने कहा था, इन्होंने ये बात कहा था कि जो मनुष्य है, वो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो शाकाहार के लिए बनी है, ठीक है, शाकाहार के लिए बनी है। क्योंकि इनका ये मानना था कि जो मनुष्य है ना, उनको केवल इसलिए नहीं मनुष्य जीवों को मारना चाहिए, जीवों को इसलिए नहीं मारना चाहिए कि जीवों का कल्याण हो रहा है, ठीक है, जीवों के कल्याण के लिए ही नहीं इन्होंने बोला, अपितु इससे मानव का भी कल्याण होता है। इनका विचारधारा है कि जो जीवों को मारते हैं, इससे केवल जीवों का ही विनाश नहीं होता है, इससे मानव सभ्यता का भी विनाश होता है। इन्होंने तर्क दिया है, इन्होंने बोला कि जो जो जीव है, उनको मारना केवल उनके कल्याण के लिए नहीं, बल्कि मनुष्यों के कल्याण के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जो पशु हत्या है, पशु हत्या जो है, वो जो कृत्य कर रहे हैं, जो ये काम करते हैं पशु हत्या, इनसे क्या होता है, उनके जो विचार है, उनकी जो मानसिकता है, उनकी मानसिकता जो है, उनकी मानसिकता का पतन होने लगता है, ठीक है, मानसिकता का पतन होने लगता है। और उनके अंदर जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, उनका पतन होने लगता है, यानी कि उनके जो चारित्रिक लक्षण है वो नेगेटिव होने लगते हैं, नकारात्मक होने लगते हैं। उनकी जो सोच है वो नेगेटिव होने लगती है, जिससे आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। और आसुरी प्रवृत्ति को अगर बढ़ावा मिलेगा किसी भी समाज में, तो वो निश्चित ही उस समाज के लिए विनाशक होगा। क्योंकि वहां पर उस केस में अगर आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक अपराध बढ़ जाएंगे, सामाजिक अपराध बढ़ जाएंगे, जिसकी कल्पना हमने नहीं की है। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें, तो पशु हत्या कहीं ना कहीं समाज के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप पशु हत्या को समर्थन कर रहे हैं, तो पशु हत्या न केवल उनके लिए, पशुओं के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे हमारे समाज का भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पहलू, बहुत बड़ा पक्ष जो है वो हानिकारक साबित होता है या हानि के श्रेणी में आता है। जैसे हमने देखा कि सामाजिक अपराध बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी जीव को मार रहा है, उसके अंदर मानसिकता जो उनके जो चरित्र का विकास है, उनका पतन हो जाएगा, उनका चरित्र का विकास रुक जाएगा, जिससे वो आपराधिक या सामाजिक अपराध की संकल्पना में वो लिप्त हो जाएंगे, जिससे वो अपराध करने लगेंगे। इससे आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, समाज का अपराधीकरण बढ़ जाएगा। तो इन्होंने कुल मिला के ये बात बोला है कि शाकाहार को प्रोत्साहन देना जरूरी है, प्रोत्साहन देना जरूरी है। ये मैं अपने तरफ से आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये हर एक धर्म के जो विचारधारा है, जो संकल्पना है, उनके आधार पे बता रहा हूँ। और एक हम निष्कर्ष निकालेंगे कि एक्चुअली में क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बोली थी कि शाकाहार को बढ़ावा दिया जाए, इनडायरेक्टली ही बोला था, क्योंकि इन्होंने, इनका एक टोरा है, टोरा, टोरा का 10 कमांडमेंट्स है। एक जैसे हमारा पवित्र ग्रंथ होता है, वैसे इनका भी ग्रंथ है, कमांडेंट्स। इसमें बात एक कही गई है, तू हत्या नहीं करेगा, तू हत्या नहीं करेगा। एक्चुअली में इसके कई सारे मतलब निकाले हैं अलग अलग धर्म के अलग अलग विद्वानों ने। तू हत्या नहीं करेगा, तो इसका मतलब कई लोगों ने ये निकाला है कि तू जीव की हत्या नहीं करेगा। कई लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि तू अपने मानसिक विचारधारा का हत्या नहीं करेगा यानी कि तू अपने चरित्र का हत्या नहीं करेगा। कई लोग ऐसा कुछ निकालते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर यहाँ पर हम बात करें, तो इसकी जो मूल संकल्पना है, जो मूल विचारधारा है, अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो टोरा का 10 कमांडमेंट्स है, वहां पर ये तो बात बोला गया, तू हत्या नहीं करेगा। तू हत्या नहीं करेगा का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जीवों के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, क्योंकि हत्या शब्द जो है वो किसी जीव से ही रिलेटेड है। अगर आप किसी आत्मा को मार रहे हैं, आत्मा को मारने का मतलब ये नहीं कि आत्मा मर गई, ये शरीर से निकल गई, ठीक है। तो आत्मा अगर किसी शरीर से निकल रही है, इसका मतलब आपने उसकी हत्या की, और जब आप उसकी हत्या कर रहे हैं, इसका मतलब आप जीवों को मार रहे हैं। और जीवों को मारने का एक ही उद्देश्य हो सकता है, या तो आप उसको खाएंगे, यानी कि मांसाहार सेवन सेवन करेंगे। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आप तू हत्या नहीं करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष ना तो अप्रत्यक्ष रूप में ही ये मांसाहार को रोक रहा है, मांसाहार को रोक रहा है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप में ये मांसाहार को रोकता है। यहाँ पर इसलिए ये बात सामने आती है। तो टोरा में एक परिस्थिति आई थी, अगर कोई भी अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति हो भी ना, तो अगर हत्या करना भी पड़े, तो उसको विधिवत कत्ल किया जाए। विधिवत का मतलब होता है कि उसकी जो कत्ल हो वो बिल्कुल नियमों के आधार पर हो, यानी कि उसको तड़पा कर उसकी मृत्यु ना हो,
ये हो सकता है आप अगर समाज इससे, जैसे मान लीजिए कोई हिंसक पशु है, उससे समाज में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, मुसीबत उत्पन्न हो सकता है। उस केस में उन्होंने हत्या की विचारधारा को सही बताया था, वो भी बहुत विपरीत परिस्थितियों में ही, ठीक है, वो भी विधिवत कत्ल के बारे में बताया गया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भी मांसाहार को रोका है, यहाँ पर हमने देख लिया। लेकिन यहूदी धर्म में जो प्रत्यक्ष रूप में बात सामने आती है, वो ये बोलते हैं कि जो मांस खाना है, मांस खाना वो ना आवश्यक है, ना आवश्यक है, ना ही निषेध, ना ही निषेध। यानी कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं उसी तरह जिस तरह से सिख धर्म ने अपनी बात को तटस्थ रहकर कही, इसी तरह इन्होंने भी, यहूदी धर्म भी यही बात तटस्थ होते हुए कहते हैं। तटस्थ मतलब है संतुलन, संतुलन मतलब दोनों मार्ग में संतुलन, मांसाहार और शाकाहार के मार्ग में संतुलन। ना हम मांसाहार को समर्थन देंगे, ना हम शाकाहार को। ये व्यक्तियों के अधिकारों या व्यक्तियों के विचारों पर छोड़ दिया जाता है कि वो क्या अपनाना है। तो यहूदी धर्म कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप में तो तटस्थ है, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप में उनकी मूल विचारधाराओं को पकड़े तो वहां पर भी हमें ये बात समझ आ रही है कि वो हत्या के खिलाफ है, इसका मतलब वो मांसाहार के खिलाफ होंगे। तो यहाँ हमने यहूदी धर्म की बातें समझ ली। एक और धर्म देख लेते हैं जो हमारा ग्रीक है, जो हमारा ग्रीक और रोमन धर्म है। ग्रीक मतलब ग्रीस देश है हमारा, ठीक है। ग्रीक और रोमन धर्म में यहाँ पर भी इनके दर्शन में, जो ग्रीक दर्शन था उनमें एक बात बताई गई, जो शाकाहार है, शाकाहार, इनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया। यानी कि जो ग्रीक और रोमन धर्म है वो भी ये मानते हैं कि शाकाहार अच्छा है। इसमें पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति हुए थे, पाइथागोरस, पाइथागोरस जिन्होंने मैथ्स के लिए काफी कुछ किया। तो पाइथागोरस भी शाकाहारी थे। और रोमन समाज जो हमारा एक सुकरात थे, सुकरात, वो भी हमारे शाकाहारी ही थे, ठीक है। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं, ग्रीक और रोमन धर्म भी शाकाहार को प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है। तो सुकरात ने एक बात कही थी, एक बात मुझे याद आ रही है, सुकरात ने एक बात कही थी। उन्होंने ये बात बोला था कि अगर सिर्फ शाकाहार भोजन करना चाहिए, सिर्फ शाकाहार भोजन करना चाहिए। अगर मांस खाने की अनुमति दी जाए, खाने की अनुमति दी जाए, तो वे, तो समाज को, तो समाज को और अधिक डॉक्टरों की आवश्यकता होगी, समाज को और अधिक डॉक्टरों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि अगर आप शाकाहार भोजन नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप शाकाहार भोजन नहीं करेंगे तो आपको क्या है, अगर मांसाहार खाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, इसका मतलब है आपको उस समाज में डॉक्टरों की संख्या में भी वृद्धि करना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए, मांसाहार हमने पहले भी देखा, मांसाहार मतलब अधिक बीमारी होना, अधिक बीमारी मतलब अधिक डॉक्टर होना। तो सुकरात कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में ये बात कह रहे हैं कि अगर आप मांसाहार को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो आप किसी भी समाज में डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि बीमारी वहां आएगी ही जहां पर मांसाहार है, और अगर बीमारी आ रही है तो उसके इलाज के लिए आपको डॉक्टर की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये बात वहां पर उन्होंने बोला था। वही एक और बात जो रोमन लेखक थे उन्होंने भी बताया था, उनका नाम ओविद था, ओविद। इन्होंने एक बात बोली थी कि मानव जीवन जो है, मानव व पशु, वो एक दूसरे से क्या है ना, घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। और इन्होंने एक काफी आदर्श वाली बात कही थी। इन्होंने ये बोला था कि जो पशु है, ठीक है, पशु की जो आत्मा है, एक पशु की जो हत्या है, ठीक है, एक पशु की हत्या को इन्होंने एक मनुष्य की हत्या के बराबर बताया। यानी कि अगर आप एक पशु की हत्या कर रहे हैं तो आप एक मनुष्य की हत्या कर रहे हैं। इन्होंने, रोमन लेखक जो ओविद थे, इन्होंने बोला कि जो मनुष्य हैं और जो पशु हैं वो एक दूसरे पर क्या है, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और अगर आप पशु की हत्या कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक मनुष्य की हत्या कर रहे हैं, आपको उतना बड़ा पाप लगेगा या उतना बड़ा आपको सजा होगा। ये रोमन लेखक ओविद है। यानी कि उनके प्राचीन विचारधाराओं में आपको ये बात तो समझ आ रही है कि जो ग्रीस और रोमन थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं शाकाहार को प्रोत्साहन दिया, शाकाहार को प्रोत्साहन दिया है। यहाँ पर हमने ये देखा। अब ईसाई धर्म की बात देख लेते हैं। ईसाई धर्म यहाँ पर क्या कहता है? ईसाई धर्म सामान्य रूप से इसमें क्या है, शाकाहार को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।
ठीक है, शाकाहार को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि जो आधुनिक ईसाई धर्म है, यहाँ पर आपको आधुनिक ईसाई धर्म में आपको अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन ज्यादा मिलेगा, मांस का सेवन ज्यादा मिलेगा। लेकिन देखिए इन्होंने शाकाहार का तो मतलब समान रूप से इन्होंने बोला है कि शाकाहार नहीं है, बट इन्होंने ये भी नहीं बोला कि हमें मांसाहार का ही सेवन करना चाहिए। एक्चुअली में जो यहाँ पर चर्च होते हैं, जो चर्च के पादरी होते हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो पादरी थे, इन्होंने बेसिकली जो पशु हत्या है, ठीक है, इनको इन्होंने रोका है, यानी इन्होंने निषेध किया है कि जो पशु हत्या है या जो मांस खाना है, मांस का सेवन है, इन्होंने इनको रोका है और इन्होंने शाकाहार पर जोर दिया है, शाकाहार पर जोर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जो चर्च है, ठीक है, इसके जो पादरी होंगे वो कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित होंगे, और धर्म से संबंधित है इसीलिए उन्होंने शाकाहार पर जोर दिया है, ठीक है, उन्होंने मांस के सेवन को निषेध बोला है। तो ये बात हमने यहाँ देख लिया। एक बात आती है मुस्लिम धर्म पे। तो जो मुस्लिम धर्म है वो व्यक्तिगत रूप में मांस का स्वाद व्यक्तियों पर निर्भर व्यक्ति पर निर्भर यानी कि व्यक्ति इसको करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है कि वो क्या अपनाए। तो यहाँ भी आपको तटस्थता की भावना दिखाई देगी, जैसे बुद्ध धर्म, जैसे हमने सिख धर्म और यहूदी धर्म में देखा था। सिख और यहूदी धर्म में भी हमें ये चीज दिखी थी, तटस्थता की नीति। तटस्थता मतलब संतुलन, ठीक है, संतुलन। तो यहाँ भी हमें यहाँ पर यही दिख रहा है कि वो मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर है कि वो क्या खाना चाहेगा। लेकिन एक्चुअली में अगर हम मुस्लिम को देखें, अगर इनको एक आप होटल में रख दें, होटल में, और यहाँ पे अगर आप इसको गैर हलाली मीट सर्व करेंगे तो ये खाने से मना कर देंगे, ठीक है, खाने से मना कर देंगे क्योंकि ये मानते हैं कि ये जो है अशुद्ध है, क्योंकि ये शुद्ध मानते हैं हलाली को, ठीक है। तो ये अगर सेवन करते हैं तो ये नियमों की विचारधाराओं पर जोर देते हैं कि जो हलाली होता है वो पूर्णतः शुद्ध है, जो गैर हलाली है वो अशुद्ध है। इसके बजाय वो शाकाहार को खाना पसंद करेंगे। यहाँ पर देखा कि इनकी मानसिकता कुल मिलाकर तटस्थ है, ठीक है, ये ना मांसाहार को प्रोत्साहन दे रहे हैं ना शाकाहार को। बट अगर हम बात करें तो कई लोग इसमें भी, जैसे हिंदू धर्म में है वैसे यहाँ भी हम बोल सकते हैं, कुछ लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, कुछ लोग शाकाहार का सेवन करते हैं। यहाँ पर हमने मुस्लिम धर्म को भी देख लिया है, अलग अलग विचारधाराओं को हमने देख लिया है। आप देखते हैं इसमें पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे। तो जो पर्यावरण है उस पर इससे अलग अलग तरह की समस्या आएंगी, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। अगर मांसाहार की प्रवृत्ति ज्यादा हुई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा? जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, तापमान का सबसे ज्यादा क्या करते हैं, तापमान को सबसे ज्यादा रिलीज करते हैं। तो जब तापमान वायुमंडल में ज्यादा रिलीज होगी, वायुमंडल में जैसे अगर आप जीव की हत्या करते हैं तो वहां पर तापमान जो है वो सबसे ज्यादा निर्मुक्त होती है बाहर की तरफ, और जब सबसे ज्यादा निर्मुक्त होगी तो वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे सबसे ज्यादा होती है जो पशु फार्म है उससे, ठीक है। दूसरा खतरा इसमें क्या है, जल आपूर्ति का है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पशुओं को पालने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। आप ये समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम अगर आप मांस बना रहे हैं, इसका मतलब आपको 15,000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। अगर आप आधा किलो बना रहे हैं, इसका मतलब आपको 9,000 के अप्रोक्स जरूरत होगी। यानी कि आपको 1 किलोग्राम मांस बराबर 15,000 लीटर पानी की आवश्यकता, ठीक है। वहीं अगर आलू के केस में बात करें या अलग केस में बात करें तो वो कम होता है, ठीक है। अगर अनाज की बात करें तो वहां पर कम होता है, बहुत कम होता है इनके मुकाबले, यानी कि 100 गुना वृद्धि होती है यहाँ पर मांस को उत्पादन करने में। तो जल आपूर्ति की समस्या सबसे ज्यादा हो सकती है अगर आप मांस का सेवन करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है पर्यावरण पर वो क्या है, वो है हमारा फसल का,
ठीक है, फसल का जो फसल का उत्पादन है उसमें क्या होगी, उसमें कमी आ जाएगी अगर मांस की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मांस हम ज्यादा जीव रहेंगे तो जीव की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, इसीलिए हम जीवों को खत्म कर रहे हैं। एक्चुअली में वो जो तथ्य है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप जीवों को घटाने के लिए जीवों को सेवन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि आप जीव को खत्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप जीवों को खाना चाह रहे हैं, जीवों का संख्या को घटाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि प्रकृति में एक संतुलन की व्यवस्था हमेशा से रही है। ठीक है, संतुलन की व्यवस्था हमेशा से है। प्रकृति में कुछ भी ज्यादा और कुछ भी कम नहीं होता, ये हमेशा संतुलित रहता है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर अगर मान लीजिए मांस है, मांस का उत्पादन आप करेंगे, उसमें आपको पशुपालन से 10 गुना फसल की जरूरत पड़ेगी। किसके रूप में, चारे के रूप में। तो देखिए अगर आप मांस उत्पादन कर रहे हैं तो आपको पशुपालन से 10 गुना फसल चारे के रूप में चाहिए। यानी कि एक अगर पशु है, यहाँ पर एक पशु को आप पूरे जीवन कितना पानी पिलाएंगे, ठीक है, पूरे जीवन में कितना पानी पिलाएंगे, पूरे जीवन में कितना चारा खिलाएंगे, ठीक है। इस जीव को पालने के लिए जितना आप क्षेत्र यानी कि पृथ्वी या भूमि की व्यवस्था करेंगे, तो इतना करने में आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर आपको यहाँ पर कृषि कृषि कहीं बेहतर आपको उससे अवसर प्रदान कर सकता है। जैसे मानते हैं कि अगर आप पशुपालन में 10 गुना फसल चारे के रूप में यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने पानी यूज किया 15,000 लीटर आप 1 किलोग्राम के लिए, 1 किलोग्राम के लिए आपने 15,000 लीटर यूज किया पानी, ठीक है। तो 15,000 लीटर आपने पानी यूज किया 1 किलोग्राम के लिए। इससे बढ़िया आप कर सकते थे कि आप आलू उगा लेते, आप चावल उगा लेते। चावल में भी 500-600 लीटर यूज होता है 1 किलोग्राम के लिए, ठीक है। आलू में अगर आप करते हैं तो आलू में भी कम होता है, जैसे मान लीजिए इसमें 54 लीटर या 55 लीटर के आसपास आपको 1 किलोग्राम आलू मिल जाएगा। आप सीधा सीधी समझे कि अगर 1 किलोग्राम अगर आप चावल उगा रहे हैं तो आपको 600 लीटर पानी चाहिए, ठीक है, 600 लीटर पानी चाहिए। अगर आप 1 किलोग्राम मीट उगा रहे हैं या मीट ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको 15,000 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है। तो आप अगर 1 किलोग्राम मीट की अगर तुलना करें तो अगर 15,000 बटे में 600 करें तो कितना आपको देख लो यहाँ पर वेरिएशन मिल रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो 3 से कटा 50 25, यानी कि आप 1 किलोग्राम मीट के बदले 25 किलोग्राम चावल प्राप्त कर सकते थे। 1 किलोग्राम मीट के बदले आप 25 किलोग्राम चावल प्राप्त कर सकते थे। और आप खुद सोचें अगर कोई गरीब है उसको आप 1 किलोग्राम मीट की अपेक्षा 25 किलोग्राम मीट में 25 किलोग्राम चावल में अलग अलग कन्वर्ट कर दे तो उससे कितने लोगों का पेट भरेगा। 1 किलोग्राम मीट से हो सकता है 2 लोगों का पेट भरे, लेकिन 25 किलोग्राम चावल से 50 लोगों का पेट भरेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उसी संसाधन को, उतना ही संसाधन को उपयोग करके आपको फायदा कहाँ ज्यादा मिल रहा है, आपको मीट में फायदा ज्यादा मिल रहा है या आपको अनाज के किससे फायदा ज्यादा मिल रहा है। आप उतना ही पानी यूज कर रहे हैं, उतना ही क्षेत्रफल यूज कर रहे हैं, उसमें आपको 2 किलोग्राम या 1 किलोग्राम मीट में आप 2 आदमी का पेट भरने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ पर आप इस एक ही किलोग्राम में, यहाँ पर मीट के केस में अगर आप चावल यूज करें तो चावल में आपको 50 लोगों के बराबर का खाना मिलेगा, ठीक है। 25 किलोग्राम चावल आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आपको वेरिएशन दिख रहा है, यानी कि 48 लोगों का ज्यादा अगर आप 1 किलोग्राम पर रखकर चले, 1 किलोग्राम मीट वर्सेस 1 किलोग्राम अनाज, ठीक है, बस 25 किलोग्राम अनाज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 1 किलोग्राम मीट के केस में 48, इन दोनों के अपेक्षा में वेरिएशन जो आ रहा है वो 48 लोगों का आ रहा है भोजन का, 48 लोगों के भोजन का वेरिएशन आ रहा है 1 ही किलोग्राम में। आप समझ रहे हैं, तो 48 लोगों का भूख आप मिटा सकते हैं 1 किलोग्राम भोजन में, यानी कि अगर 1 किलोग्राम मीट की बात करें। इसी तरह से आप सोचिए कितना मीट का उत्पादन होता है पूरे विश्व में, उस अगर उत्पादन को हटा दे तो कितने लोगों की पेट भर सकती है। आप खुद सोच सकते हैं कि इससे किस हद तक चीजों को बचाया जा सकता है, भूखमरी खत्म की जा सकती है, ठीक है। तो इस पर हम कुछ कुछ तथ्य लेकर आए हैं, जो आपको मैं तथ्य बताते चलूं तो जो अलग अलग तथ्य हैं उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से तथ्य हैं। तो देखिए सबसे पहले जो तथ्य है वो मैं आपको बताता हूँ। सूर्य यूनिवर्सिटी जो है, सूर्य यूनिवर्सिटी, इन्होंने बोला, सूर्य यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो फूड क्लाइमेट रिसर्च नेटवर्क है, ठीक है,
फूड क्लाइमेट रिसर्च नेटवर्क, ये वहां पर एक संस्था है, रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। इन्होंने बोला कि कम संख्या में, ठीक है, कम संख्या में चरने वाले पशुपालन जो होते हैं, चरने वाले जो पशु होते हैं वो बेहतर होते हैं। इनका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप मांस का सेवन करते ही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कम मात्रा में, कम संख्या में चरने वाले पशु। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो पशु कम मात्रा में अनाज खाती है उसका, कम मात्रा में अनाज, यानी कि कोई ऐसा पशु जो कम मात्रा में अनाज खाती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से थोड़ा सा लाभदायक होता है, ठीक है। तो पशु पालना जो है, इसका मतलब वहाँ पर खाने को नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पर वो बोलना चाह रहा है कि जो कम मात्रा में चरने वाले पशु हैं वो क्या है, उनका पालन अच्छा होता है। पालन अच्छा का मतलब क्या है, क्योंकि उनका जो है पृथ्वी पर दबाव कम पड़ता है, पर्यावरण पर दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कम मात्रा में चारे खाने वाले पशु अगर पालेंगे तो इससे आपको क्या है, आर्थिक विकास तो होगा ही, आर्थिक विकास तो आपका होना ही है। इससे आपका जो भूमि है, जो जल है, जो मैन पावर है, यानी कि जो श्रम है वहाँ पे काम करने वाला, ठीक है, मैन पावर है, इन सब में क्या होगी, आपकी बहुत सारी कटौती मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आपको कम ही भूमि पर, कम ही जल में, कम ही श्रम में ज्यादा आर्थिक विकास आपको मिलेगा, ये कहना है सूर्य यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला तथ्य, जो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी। इसमें उन्होंने बोला कि अगर औद्योगिक देश हैं, जो इंडस्ट्रियल देश हैं, औद्योगिक देश में अगर, औद्योगिक देश में जो मांस है, ठीक है, अगर मांस में कमी लाया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं उससे जो होने वाले जो उससे खर्च होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आप मांस का सेवन करते हैं तो आपको जो बीमारी होता है उससे जो होने वाले खर्च हैं उसकी संख्या में काफी ज्यादा कमी की जा सकती है, ठीक है। ये कहना है हमारा वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट का। इन्होंने ये बोला कि अगर आप मांसाहार का सेवन कम करेंगे इसका मतलब आपको बीमारी होने की संभावना कम है। बीमारी होने की संभावना कम का मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे क्या है, स्वास्थ्य पर खर्च होने वाला जो धन है वो कम होगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य पर जो खर्च होने वाला धन है वो कम होगा, और अगर धन का मात्रा, अगर धन निर्गमन कम हो रहा है, इसका मतलब है कि देश की जीडीपी का विकास हो रहा है, देश का आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है। इससे देश का आर्थिक विकास होगा। तो कुल मिला के ये बात सामने आ रही कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट में कि अगर आप स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों को, ठीक है, सही करना चाहते हैं तो आपको अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, इनकी जो मूल विचारधारा है वो शाकाहार को प्रोत्साहन देने वाली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप महसूस करें तो ये भी कुल मिला के शाकाहार को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम अगला बात करें तो एक क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम मांसाहार ग्रहण करें ही क्यों, मांसाहार त्याग देते हैं। मांसाहार, तो सीधी बात है कि कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो कि मांसाहार त्याग दे, मांसाहार त्याग दे, क्योंकि इतने सारे रिपोर्ट दे रहे तो क्या बता रहे, मांसाहार त्याग दे। तो एक्चुअली में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर मांसाहार त्याग दे तो क्या होगा। तो ये रिपोर्ट जो थी हमारी, उन्होंने निकाला था मार्को स्प्रिंगमैन टीम ने, मार्को स्प्रिंगमैन टीम ने, इन्होंने एक बात बोली थी कि अगर हम मांसाहार को त्याग दें पूर्णतः तो जो 2050 तक है उसमें हर वर्ष 73 लाख मौत कम हो जाएगी। अब आप सोच कर चलिए, देखते रहिए, 73 लाख मौत कम हो जाएगी अगर 2050 तक, अगर हम अभी से मांसाहार को त्याग दें तो 2050 तक हर वर्ष, ये हर वर्ष की बात हो रहा है, 73 लाख मौत कम हो जाएगी, ठीक है। जो वैश्विक मृत्यु दर है, वैश्विक मृत्यु दर है, यानी कि ग्लोबल मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या हो जाएगी, 7% तक कम हो जाएगी। क्यों, यहाँ पर मृत्यु दर क्यों बोल रहा है कम हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु जो होती है वो तो किसी रोग से ही होगी ना। और अगर आपको रोग नहीं हो रहा है, यानी कि आपको अगर मोटापा नहीं हो रहा है, आपको डायबिटीज नहीं हो रहा है, आपको क्षय रोग नहीं हो रहा है, आपको किडनी से रिलेटेड बीमारियां नहीं हो रही है, आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां नहीं हो रही है, आपको कैंसर नहीं हो रहा है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए अगर आपको बच सकते हैं वो केवल मांसाहार के सेवन ना करने से, और मांसाहार का सेवन ना करेंगे तो आपका वैश्विक मृत्यु दर जो है वो 7% तक कम हो जाएगा, ये कहना है मार्को स्प्रिंगमैन टीम का। नेक्स्ट केस है, इन्होंने ये बोला कि जो तापमान वर्धक गैस है जो मैंने आपको बताया था अभी, जो तापमान वर्धक गैस है उसमें 2/3 तक कमी आ जाएगी,
यानी कि अभी के तुलना में 2/3 कम हो जाएगा। 70% पानी की बचत हो सकती है। अभी की तुलना में 70% पानी की बचत हो सकती है अगर मांसाहार को त्याग दे। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी कि 160 अगर मान सकते हैं तो 160 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है, भूमि वो उपयोग हेतु बच जाएगी। यानी कि जहाँ पर आप पशुपालन कर रहे हैं इसको मारने के लिए, उसके केस में अगर आप ये नहीं करेंगे तो 160 करोड़ हेक्टेयर या 30 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल का जो भूमि है उसको आप बचा सकते हैं और उसका आपको यूज कर सकते हैं कृषि कार्यों में। इसमें आप कृषि कार्यों में इसको यूज कर सकते हैं, फसल उगाने में इसका यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बात बोली थी कि ऐसा अगर 2050 तक अगर ये सब चीजें हो तो ये सब चीजें हो सकती है। आप यहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ लगाने से आप यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होने से जलवायु परिवर्तन जो है वो इस तरह से जिस रफ्तार से अभी चल रहा है, जिससे 2% से हम कम करना चाहते हैं अपने टेम्परेचर को, उसमें ये मदद करेगा। क्योंकि अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर पेरिस समझौता क्या कहता है, क्योंकि हम 15% हमारा जो टोटल है इसमें हम वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है, 2% से ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते किसी भी हाल में, क्योंकि अगर 1% भी बढ़ता है तो वो मानव के लिए असहनीय स्थिति हो जाती है। यानी कि अगर हम हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो मानव के लिए जो जीवन की अनुकूल संभावनाएं हैं वो खत्म होती चली जाएंगी। इसलिए उसको बचाने के लिए सबसे अच्छा ये कदम हो सकता है कि अगर इस मांसाहार को त्याग दें। एफएओ जो है, एफएओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन, इन्होंने भी एक बात बोली थी। कृषि संगठन इन्होंने बोला कि अगर मांसाहार बना रहे तो क्या, अगर हम मांस खाते रहे तो क्या। तो इसका इन्होंने बताया था कि इससे क्या परिणाम हो सकता है। इन्होंने बोला अगर आप मांस खाते रहे तो 2050 तक जो विश्व की जनसंख्या है, क्योंकि विश्व की जनसंख्या आप भी जान रहे बढ़ रही है, जो विश्व की जनसंख्या है वो उसमें अधिकतर जो है वो भूखमरी का शिकार हो जाएंगी। अब ये कैसे होगी इसको समझिए। जैसे मान लीजिए 2 तरह के लोग रह जाएंगे, एक इस तरह के और एक इस तरह के, इस तरह के मान सकते हैं आप, इस तरह के 2 तरह के लोग रह जाएंगे। इसका मतलब क्या, ये लोग वो हैं जो अमीर हैं और ये वो लोग हैं जो गरीब हैं। जो गरीब लोग हैं वो भूखमरी का शिकार होंगे, जिससे उनके अंदर कुपोषण बढ़ जाएगा। कुपोषण का मतलब है उचित मात्रा में भोजन ना मिलना, उससे होने वाली जो बीमारी है उसको कुपोषण कहते हैं। तो इनका शरीर जो है कुपोषित हो जाएगा। और ये अमीर लोग भी खुश नहीं रहेंगे। अमीर लोग वसा का सेवन कर करके वो उनके शरीर में मोटापा की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि वो ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। और मोटापा की जो क्षमता है, जो मोटापा हो जाएगी, इनसे इनको अलग अलग रोग होंगी, जैसे हाफले की रोग हो सकती है, इससे हार्ट डिजीज बढ़ सकती है। ठीक है, इससे कैंसर का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इससे अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है इनको। तो यहाँ पर खुश कोई नहीं है। देखिए, आप गरीब भी खुश नहीं है, अमीर भी खुश नहीं है। अमीर भी किसी न किसी रूप में उस पैसे का यूटिलाइज तो कर रहा है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि उनका मोटापा जो बढ़ेगा तो उससे वो भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका जो अधिकांश समय है वो हॉस्पिटल में ही जाएगा, हॉस्पिटल में ही जाएगा अधिकांश समय। ठीक है, हॉस्पिटल में जाएगा। तो ये कहना है एफएओ का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या निष्कर्ष निकाले एक्चुअली में, इससे निष्कर्ष क्या निकले, कि कहना क्या चाह रहे हो। तो एक्चुअली में भारत या कोई भी देश, भारत या कोई भी देश मनुष्य को भोजन का अधिकार देता है। ठीक है, भोजन का अधिकार सबको है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मांसाहार को तो फिर गलत बताया जा रहा है या शाकाहार को तो प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो क्या सही है? तो इस पर सबकी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, लेकिन एक विचारधारा है जो सबको पसंद आती है, वो है मध्य का रास्ता। मध्य का रास्ता मतलब संतुलन। संतुलन का क्या मतलब है कि मांसाहार वाले आप शाकाहार खाना शुरू कर दे क्या, और शाकाहार वाले मांसाहार का सेवन कर दे रहे। संतुलन का ये मतलब नहीं है। संतुलन का ये मतलब है अगर आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं तो आप मांसाहार का सेवन तो करें, क्योंकि ये आपकी खुद की आजादी है। वैसे धर्म या कोई विद्वान ये आपको करने की आजादी नहीं देते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि जो मांस है वो हमारी सामाजिक चेतना के पतन से जुड़ा हुआ है। इनके कहने का अर्थ
आपने देख ही लिया था वहां पर, जहां पर इन्होंने बोला था कि अगर मांस का सेवन ज्यादा हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, आसुरी प्रवृत्ति जन्म ले लेती है, उससे समाज का अपराधीकरण शुरू हो जाता है। ये इनके कहने का अर्थ है। लेकिन अगर हम बात करें मूलभूत विशेषताओं में अभी के आधुनिक सिद्धांत की, तो आधुनिक रूप में आप ये देखिए, आप ये जरूर कर सकते हैं कि मांस का सेवन आप कम कर दें, मांस का सेवन आप कम कर दें, और इसके जो यहाँ पर आप इसका जो सेवन कर रहे थे, इससे मिलने वाला जो आपको कैलोरी था, ठीक है, इसका सेवन आप शाकाहार तरीके से करें, शाकाहार तरीके से करें, ठीक है। यानी कि मांस से जो उत्पन्न वाले, क्योंकि आप अधिकांश मात्रा में अगर मांस खा रहे हैं तो उससे होने वाली जो वृद्धि थी, ठीक है, वहां से आप उसको स्थानांतरित करके शाकाहार के रूप में ला सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे फायदा होगा कि आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है उसका विकास होगा, यानी कि आपका शरीर बीमार नहीं रहेगा। तो आपका शरीर बीमार नहीं रहेगा तो अस्पताल के जाने का खर्च खत्म हो जाएगा, अलग अलग तरह की बीमारियों का रोग हो जाएगा। इससे होगा क्या, जो जल है, जो जल है इनके पालन में लगने वाला, उसकी संख्या में गिरावट आएगी। जो भूमि है उपयोगित इनके लिए, उनकी संख्या में गिरावट आएगी। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उनकी संख्या में गिरावट आएगी। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट की संख्या में, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग की संख्या में कमी आएगी, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज अच्छा हो जाएगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल टेम्परेचर में कमी आएगा, टेम्परेचर में कमी आएगा, आर्थिक समृद्धि और विकास बढ़ता जाएगा, देश की जीडीपी का विकास होगा, जीडीपी का विकास होगा, मानव का खुशहाली, यानी कि जो ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसमें हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ बढ़ जाएगा। अगर जो शाकाहारी है वो शाकाहार का सेवन ही करें, शाकाहार में उचित मात्रा में जहाँ पर कैलोरी मिलता है उनका सेवन करें, उचित मात्रा में मिलने वाले शाकाहार का सेवन करें, ठीक है, वाले शाकाहार का सेवन करें। लेकिन अगर मैं आपको असली अर्थ में बताऊं तो जो पूरी सामाजिक अवसंरचनाएं हैं वो दिखाने के लिए तो हमारा शाकाहार को प्रोत्साहन देती हुई आपको नजर आएगी हर जगह। क्योंकि आप चाहे मीडिया में देखें, कहीं भी आपको शाकाहार का वो बोलेगा कि नहीं मांसाहार गलत है, मांसाहार का सेवन ना करें, मांसाहार से ये होता है वो होता है, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो खुद मांसाहारी है। क्योंकि हमने बताया आपको अभी कि 30% या 31% टोटल हमारे भारत में, जो कि सबसे अधिक है, 31% हमारे भारत में टोटल मांसाहारी सॉरी शाकाहारी हैं। अब जो शाकाहारी है इसमें भी 31% में पूर्णतः शाकाहारी कितने हो गए, आप खुद ही सोचे। जैसे मैंने आपको पहला वाला केस बताया था, जो हमारे शाकाहारी थे उसमें 8 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, तो 8 टाइप आपने देखा था, ओवो लैक्टो था, लेक्टो था, ओवो था, वेगनिज्म था। तो मैंने आपको बताया था जो वीगन लोग होते हैं वो सबसे शुद्ध शाकाहारी होते हैं। तो एक्चुअली में वीगन लोग कितने हैं, आप खुद ही सोचिए, 1% भी नहीं होंगे। तो क्या शाकाहारी 1% ही है? तो इसका असली अर्थ में क्या है ना, शुद्ध शाकाहारी तो 1% है। तो मांसाहारी आपको उस रफ्तार में, देखो मांसाहारी का क्या है ना, उस रफ्तार में आपको मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए संख्या में वृद्धि मिलेगा, लेकिन ये भी क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप में आपको, प्रत्यक्ष रूप में आपको निंदा करता हुआ आएगा मांस का। कहाँ पर, ये मीडिया में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से खुद सेवन करते हैं। तो एक्चुअली में जो सार निकलता है हमारे इस पूरे लेक्चर का वो ये है कि जो मनुष्य है उनको संतुलित रहना चाहिए, हमेशा उस संतुलन के आधार पर चलना चाहिए। उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि अधिक मात्रा में हम मांसाहार का सेवन करें। हाँ, उचित मात्रा में मांसाहार का सेवन आप कर सकते हैं, थोड़े मात्रा में, यह आपकी खुद की चॉइस हो सकती है, लेकिन शाकाहार का सेवन करना आवश्यक होता है। क्योंकि शाकाहार को, इसको आप धर्म से मत जोड़िए, ये धर्म नहीं है। क्योंकि आपने बहुत सारे धर्मों में भी देखा कि शाकाहार का ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक्चुअली में धर्म नहीं है। धर्म हमें ये सिखा रहा था कि जो शाकाहार का प्रोत्साहन है ना, वो हमारे बीमारियों को भगाने का एक नहीं होता है, यानी कि शाकाहार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे क्या है, बीमारी का पतन। यह हम शाकाहार को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं बीमारी के, ठीक है, बीमारी बढ़ेगा शाकाहार कम होगा, बीमारी घटेगा शाकाहार ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये केस बनता है। तो यहाँ पर हमने सब चीजें बात कर ली है, डिस्कस कर लिए अलग अलग चीजें कि कौन सा बेहतर है, और आपके ऊपर चॉइस छोड़ दिया गया है कि आप क्या चूज करेंगे, आप क्या पसंद करेंगे इसमें, या आपके ऊपर है। तो आप इसको समझ सकते हैं इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद कि आपको क्या महसूस हुआ है। इसमें आपको लास्ट जाते जाते एक फैक्ट्स बता दूं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है उनकी हालिया रिपोर्ट में एक बात आई थी, उन्होंने भी यहाँ पर शाकाहार के पक्ष में तर्क दिया है, शाकाहार के पक्ष में तर्क दिया।
उन्होंने ये बोला, देखिए शाकाहार का मतलब ये नहीं कि आप मांसाहार ना खाएं, उन्होंने इसलिए तर्क दिया है ना क्योंकि ये क्लाइमेट इशू से जुड़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। क्योंकि इससे क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर आप शाकाहार का सेवन नहीं करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ओवरऑल। तो इन्होंने बोला अगर शाकाहार का सेवन किया जाए तो धरती ठंडा हो जाएगी, ज़्यादा अधिकतर ठंडा होगी, अधिक स्वस्थ रहेंगे लोग, ठीक है? अधिक वृद्धि होगी, अधिक विकास होगा, लोगों की मौत कम होगी, ठीक है? जो भूमि है उसका उसका उत्पादन कृषि के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा हो सकेगा। जल की जो दुरुपयोग है उसकी मात्रा में कमी आ सकेगी, ठीक है? फलों सब्जियों के विकास में आपको वृद्धि करना होगा। लेकिन यहाँ पर चुनौती ये आ जाता है कि फलों और सब्जियों के विकास में आपको 25% फल की और सब्जियों का विकास में वृद्धि करना होगा, ठीक है? उसके बाद आपको रेड मीट का सेवन 56% तक गिराना होगा, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद आपको 15% कैलोरी कम मिल सकता है शाकाहार सेवन करने से। जैसे आप मान लीजिए आप 2000 कैलोरी सेवन कर रहे हैं, तो आपको 1700 कैलोरी ही सेवन मिलेगा। तो आप इसको पूर्ति मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, निष्कर्ष मतलब संतुलन के तौर पर। आप यहाँ पर मान लीजिए 1700 खा रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1000 ही खाएँ और बाकी 1000 यहाँ से कंप्लीट करें। यानी कि शाकाहार से 1000 कंप्लीट करें, 1000 मांसाहार से करें जो मांसाहारी खाते हैं। तो यहाँ पर आप संतुलन बनाकर अपने जीवन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात आ गई थी हमारी जो रिपोर्ट आई थी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस उसकी, ठीक है? तो आज हम यहाँ पर लेक्चर को खत्म करते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए।